जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम रियली सॉरी, थोड़ी सी ना मेरी स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई थी। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करती हूँ सर उस्मान को फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड present my presentation. So I am Fiza Akram. I did my honors from Canadian International Relations and followed by my MPhil in the same subject with 3.68 CGPA. By the grace of Allah Almighty, I am the topper of my session. और मैंने सर उस्मान से कहा था आईआर का। तो इसको जो है आईआर थोड़ा सा जो है थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट भी कह सकते हैं और इसको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। दोनों ही इसके जो है चलते हैं, मिक्स मिक्स वर्जन्स मिलते हैं। ड्राई ये इसलिए बन जाता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि वो इसको इसकी एनाटॉमी को समझ नहीं पाते, इसकी थेरीज को समझ नहीं पाते और उसको अप्लाई नहीं कर पाते। अब एक थेरी है, रियलिज्म है, वो वेरियस केसेस के ऊपर लगती है। अब उसके टोटल 13 to 14 पैराडाइम्स हैं। तो हर केस के ऊपर हर थेरी जो है, हर पैराडाइम जो है वो लगता है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो भी एक ही साथ रियलिज्म के साथ एक केस स्टडी के ऊपर लग जाती है। सारे की सारी बात जो है वो थेरी की अंडरस्टैंडिंग और आपकी जो है एनालिसिस के ऊपर आती है। जो हम मेजर फ़र्क देखते हैं ना, मेजर डिफरेंस देखते हैं पॉलिटिकल साइंस और आईआर के अंदर, वो यही है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर थोड़ा सा रॉट सिस्टम आ जाता है, थोड़ी सी आपकी रॉट लर्निंग आ जाती है, रट्टा सिस्टम आ जाता है। लेकिन आईआर के अंदर ऐसा नहीं होता। आईआर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा आपके एनालिटिकल स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। एंड ऑल लेवल्स ऑफ एनालिसिस के अंदर जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी उसके ऊपर इसकी जो है ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट देखें, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी, तो सबसे ज़्यादा देखिए 25 के अंदर अभी अभी डीएमसीज आई और रिजल्ट आउट हुआ। तो 25 के अंदर जो है मार्क्स कम आने की सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो जो एग्जामिनर रिपोर्ट है वो कह रही है कि जी आपने थेरीज की एप्लीकेशन नहीं हुई हुई। फिर दूसरा बड़ा मसला ये है आईआर के अंदर कि जो जार्गन्स है आईआर के, वो यूज़ नहीं किए जाते हैं। जिस तरह रियलिज्म है, उसके अंदर रियल पॉलिटिक का वर्ड आ जाता है, उसके अंदर सिक्योरिटी डायलेमा का वर्ड आ जाता है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का आ जाता है, बैलेंस ऑफ पावर का आ जाता है। तो जो मेन आईआर के अनार्किक सिस्टम आ जाता है, जो मेन आईआर के हम टर्म्स है ना वो नहीं यूज़ कर पाते। और अगर स्टूडेंट्स यूज़ कर भी रहे होते हैं तो वो रट्टे की बुनियाद के ऊपर उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो उस पैराग्राफ के अंदर या उस पर्टिकुलर लाइन के अंदर वो फिट ही नहीं बैठ रहे होते। लेकिन बस उसको सिर्फ एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए यूज़ तो कर दिया जाता है, लेकिन जब एट द एंड ऑफ द पेपर उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली एग्जामिनर तो मार्क्स नहीं देगा। पहली बात तो ये एग्जामिनर की जो थी वो थी कि जी जार्गन्स को यूज़ नहीं किया गया, जो कि आईआर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंडली थेरी एप्लीकेशन बिल्कुल भी स्टूडेंट्स नहीं करते। पेपर 1 में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थेरी एप्लीकेशन और पेपर 2 में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थेरी एप्लीकेशन। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन जो है वो पूरा बयान किया है अपने स्लाइड्स के अंदर। आप उसको देख लीजिएगा, उसको फॉलो करें आप, क्योंकि मैं अपने क्वेश्चंस भी इसी तरीके से ही अटेम्प्ट करती हूँ। तो थेरी एप्लीकेशन जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली थेरीज जो है तीन तो मेजर थेरीज हर जगह लगती हैं, रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। और बहुत ज़्यादा आपके केसेस के ऊपर जो है क्रिटिकल थेरीज भी लगती है। क्रिटिकल थेरीज जो है वो सारे के सारे मार्क्सिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, वो वाली थेरीज भी लगती हैं। फिर कुछ के ऊपर आपकी ग्रीन थेरी भी लगती है। क्लाइमेट चेंज का जो क्वेश्चन है या जो क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन है जो कि पेपर में आता है, करंट अफेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, आपके आईआर के पेपर के अंदर, जो कि पेपर 2 इज़ मोर ऑफ आईआर का करंट अफेयर्स का पेपर ना। तो उसके अंदर आपके पास क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन आता है, उसके ऊपर ग्रीन थेरी भी लगती है। लेकिन चूंकि ना पढ़ाया जाता है ना वो स्टूडेंट्स इतना उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो है कम आते हैं। जो सारी मैंने अभी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी 25 के 24 के बाद 25 के बाद, तो वो जो है उसमें एग्जामिनर बार बार यही बात ही कहते हैं कि जी चूंकि आप लोग थेरीज अप्लाई नहीं करते, जार्गन्स को यूज़ नहीं करते, तो आपका मार्क्स जो है वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते। फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई टॉप्ड माय सेशन, जैसे मैंने अभी बताया। आई एम फ्रॉम कनेट थ्रू आउट, मेरा इंटर भी कनेट से ही था। फिर मैंने ऑनर्स किया अपना कनेट से इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ही, और अब मेरा एमफिल हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एंड आई वाज द टॉपर ऑफ माय सेशन। तो इसके अंदर आई विल बी कवरिंग द इंटायर सिलेबस विद यू पीपल, और इसके अंदर सारे पास पेपर्स जो हैं वो कवर भी किए जाएंगे। और सबसे ज़्यादा फोकस जो है थ्योरी एप्लीकेशन के ऊपर रहेगा आप लोगों की।
एंड वीकली टेस्ट एंड डेली असाइनमेंट्स जो है वो मैं ज़रूर देती होती हूँ। वीकली टेस्ट जो है वो आप लोग हर सैटरडे को, संडे को, सैटरडे या फ्राइडे को जो है वो आप लोगों का रख दिया जाएगा, या संडे को भी रख दिया जाएगा। तो जो है उसको टेस्ट को ज़रूर प्लीज़ आप लोग कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट जो है जब तक आप इसको रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आईआर की, तो आईआर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ही हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि ये यहाँ बहुत ड्राई सब्जेक्ट है या बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे करते हैं। इसमें रट्टा बिल्कुल नहीं आप लोगों का चलेगा। जब तक आप थ्योरी को खुद अपने हाथ से अप्लाई नहीं करेंगे और हर लेवल ऑफ एनालिसिस के ऊपर नहीं करेंगे, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तब तक आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। क्योंकि हर थ्योरी मैंने आपको बताया हर केस के ऊपर लग रही है। अब सारा मैटर है आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं और रेलिवेंसी उसकी कैसे जाती है। फिर उसके बाद आपके ग्रैंड मॉक्स जो हैं वो भी आपके मैं कंडक्ट करूंगी एट द एंड ऑफ द सेशन। देन कमिंग टू दी टिप्स एंड ट्रिक्स, थ्योरी एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया, इट्स मस्ट इन पेपर 1 एंड पेपर 2 एट ऑल लेवल्स। उसके बाद यूज द जार्गन्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। देन कंसल्ट ऑनलाइन एंड ऑथेंटिक सोर्सेज, इसको मैं भी आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करूंगी। मैंने आगे सारे जो हैं सोर्सेज जिनसे मैंने कंसल्ट किया था वो भी मैंने लिखे हुए हैं, और उसके अलावा भी जो रीडिंग मटेरियल है वो मैं आपको क्लास के अंदर प्रोवाइड किया करूंगी, जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं। हर चीज़ का देखें एक सोर्स से मिलना मुश्किल होता है ना, तो वो उसके लिए जहाँ जहाँ डिफरेंट सोर्सेज हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। देन कम्स द कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस वेयर रिक्वायर्ड। देखिए कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस जो है ना वो क्वेश्चंस के अंदर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप अभी अगर सेशन पढ़ के चले जाएंगे, अभी हम अगस्त में हैं, आज तो खैर ख़त्म हो गया, कल से सितंबर है, अक्टूबर, 2 महीने के अंदर ये सेशन ख़त्म हो जाता है। फॉर इंस्टेंस दिसंबर के अंदर कोई बहुत बड़ी आईआर के अंदर डेवलपमेंट आती है, बिकॉज आईआर इज़ एन एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट। हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबली भी आता है, आपकी स्टेट लेवल के ऊपर भी आता है। तो वो उसको कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस को अपने आंसर्स के अंदर इंक्लूड करना इज अ मस्ट थिंग। हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि जी कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर ही आपने जवाब लिखना है, तो फिर तो ऑब्वियसली आप लोग नहीं लिखेंगे। लेकिन जहां पर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया क्वेश्चन के अंदर, तो एट द एंड आप लोगों ने कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस जरूर डालनी है। दिसंबर के अंदर जो आपके पास आया है, जनवरी में आपके पास जो नई नई डेवलपमेंट्स आई हैं और जो रेलिवेंट है आपके आंसर के साथ, उसको ज़रूर ऐड ऑन कीजिएगा पेपर के अंदर। उसके बाद पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक जो है, जो 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 बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर रहेगा। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताएंगे, जो कि बड़ा ही एक कैची सा होना चाहिए। उसके अंदर आप तमाम चीज़ें जो है 8 to 9 लाइन्स के अंदर जो है अपनी बयान कर देंगे। उसके बाद डिफाइन द टर्म और द थियरी एंड गिव सम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस इज दैट कि अगर आपको फॉर इंस्टेंस कहा जा रहा है कि जी रियलिज्म के ऊपर आप लोगों ने लिखना है, तो रियलिज्म के अंदर आप सारा कुछ उसका थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे। फिर रियलिज्म की जो दो मेन पैराडाइम्स है, क्लासिकल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म। उसके बाद क्लासिकल रियलिज्म हांस जिमर गेंथो ने दिया था, न्यू रियलिज्म जो है केनेथ वॉल्ट्ज ने दिया था। उनकी बुक्स के नाम पॉलिटिक्स अमंग नेशंस जो थी हांस जिमर गेंथो की थी, केनेथ वॉल्ट्ज की बुक का नाम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है 1979 के अंदर आई थी। वो आप लोग थोड़ी थोड़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आप लोगों ने टर्म्स को अच्छे से एनालाइज किया है, टर्म्स को अच्छे से स्टडी किया है। फिर उसके बाद जो है आपकी मेन बॉडी आएगी, आंसर ऑफ द क्वेश्चन आएगा, यानी कि जो सवाल ज़ाहिर है पूछा गया है उसकी आप मेन बॉडी लगा के, मेन हेडिंग लगा के, उसके बाद सब हेडिंग्स लगा के आके आंसर देंगे अपने क्वेश्चन का। फिर थेरेटिकल पैराडाइम, सबसे इंपॉर्टेंट थेरेटिकल पैराडाइम्स जो हैं आपके आएंगे, रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इन मैनी मैनी केसेस क्रिटिकल थेरीज जो कि मार्क्सिज्म है से इन्फ्लुएंस्ड है, वो आएंगी आपकी। और क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन है तो फिर ग्रीन थेरी आप लोगों की ज़रूर आएगी। तो वो सारे थेरेटिकल पैराडाइम्स जो हैं वो आप ऐड ऑन करेंगे। हेडिंग बना दीजिएगा रियलिज्म के अंदर, उसके अंदर लिखते जाइएगा साथ साथ क्लासिकल रियलिज्म क्या कहती है, न्यू रियलिज्म क्या कहती है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के अंदर क्लासिकल लिबरलिज्म क्या कहती है, न्यू लिबरलिज्म क्या कहती है। कंस्ट्रक्टिविज्म की कोई भी ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्टिविज्म की कोई भी ऐसा पैराडाइम नहीं है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाएगा। क्रिटिकल थ्योरी के अंदर मार्क्सिज्म से कैसे इन्फ्लुएंस्ड है वो लिखेंगे आप, और इस तरीके से जो है आपका आंसर जो है थ्योरेटिकल पैराडाइम्स वाला जो पार्ट है वो पूरा होगा। फिर आपकी कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस मैंने आपको बताया, आप लोगों ने वो ज़रूर डालनी है अपने आंसर्स के अंदर। मैंने अपने एक आंसर सर उस्मान के साथ अभी शेयर किया था थोड़ी देर दिन पहले, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पैराडाइम के ऊपर था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके अंदर कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस मैंने ऐड ऑन की हुई है, और जो कि आप लोग भी करेंगे हर क्वेश्चन के साथ, हर क्वेश्चन के साथ इट्स मस्ट। फिर एट द एंड आपका कंक्लूजन आ जाएगा। नो नीड टू राइट दैट क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्रिटिकल एनालिसिस, मैं उसको नहीं लिखती क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस तो पूरे आंसर के अंदर आपका चल ही रहा है। एट द एंड आप कंक्लूजन लिखते हैं तो आपका जो आंसर है वो इस तरीके से पूरा वेल स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर होके ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद जो है आपके मेन सोर्सेज आ जाते हैं। मैंने जिन मेन सोर्सेज से कंसल्ट किया था उसमें सबसे पहले आपके पास नोआ की बुक है, सर हसन अली गुंदल की है। उसके बाद आपके पास जो है स्लाइड्स जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगी आपको, वो भी ऑनलाइन शेयर कर दिए जाएंगे। उसके बाद अनीक चैटर्जी की बुक बहुत अच्छी थी, वो मैंने उसको कंसल्ट किया था। फिर पीयू घोष की बुक थी इंटरनेशनल रिलेशंस, वो उसको मैंने कंसल्ट किया था अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए, स्कोप के लिए। फिर जेस्टीन्स की बुक थी इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, ये बेसिकली थ्योरीज की बड़ी अच्छी बुक है। इसको आप लोग कंसल्ट कर लें, ये आप लोगों के लेवल के लिए बहुत अच्छी है। यानी कि ये थोड़ी सी बेसिक लेवल के ऊपर जो है बात करती है। इसके अलावा एक और मेरी एमफिल की बुक है, उसको अगर आप लोगों में से कोई कंसल्ट करना चाहे, वो है मास्टरिंग आया थ्योरी की बुक है, मेरे पास हार्ड में पड़ी हुई है। तो वो अगर आप इसे कोई कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो भी मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं उसको भी कंसल्ट। ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल बुक है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें मुश्किल वर्ड्स जो हैं वो भी यूज़ किए गए हैं, केस स्टडी थोड़ी सी मुश्किल है। तो थोड़ी सी ज़रा मुश्किल एमफिल लेवल की, पीएचडी लेवल की बुक है। लेकिन जो जेल स्टीन्स की बुक है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, ये हमने अपने ऑनर्स में पढ़ी थी, ये थोड़ी बेसिक लेवल की बुक है। आपको इसमें थ्योरीज को समझने में और अप्लाई करने में इसको मुश्किल नहीं होगी। फिर एंड्रू हीवुड की बुक है ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसमें भी एंड्रू हीवुड ने भी जो है तकरीबन हर चीज़ के ऊपर जो है अपना चैप्टर्स के ऊपर जो है वो थ्योरीज की एप्लीकेशन की हुई है। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा ऑनलाइन सोर्सेज और आर्टिकल्स जो हैं वो भी मैं आपको क्लास के अंदर प्रोवाइड कर दिया करूंगी। जैसे स्ट्रेटेजिक कल्चर का है, वो बुक के अंदर इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, या इसमें जो है पीयू घोष की बुक है, बाकी सारी बुक्स में इतना अच्छा मुझे नहीं मिला था। तो उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा पीडीएफ है, वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो आपके साथ, उसका पीडीएफ जो है वो मेन सोर्स है मेरे पास, जो ऑथेंटिक सोर्स है वो आपके साथ जो है मैं शेयर कर दिया करूंगी, जैसे जैसे जो है हम अपने टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम अपने अपने लेक्चर की तरफ आ जाएं, तो इसमें सबसे पहले मैं डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस से स्टार्ट करूंगी कि क्या है बेसिकली व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसके अंदर जो है मैंने पामर पर्किंस की डेफिनेशन जो है उसको इंक्लूड किया है। मेरे पास पामर पर्किंस की बुक है। आप लोग अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है ऑनलाइन सोर्सेज से आपको अवेलेबल होगी, मिल जाएगी, इंटरनेशनल रिलेशंस ही इस बुक का नाम है। ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर हर डेफिनेशन जो है ना, कोशिश करिएगा कि उसको पामर पर्किंस के ही डेफिनेशन जो है वो लिखें। जैसे आगे नेशन स्टेट सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें भी मैंने पामर पर्किंस की ही डेफिनेशन डाली है। उसके अलावा बाकी सॉवरेनिटी है, बाकी सारे नेशनल इंटरेस्ट हमारे पास है, कॉन्सेप्ट्स हैं बाकी हमारे, उसके अंदर जो है पामर पर्किंस की जो डेफिनेशन है वो बड़ी ऑथेंटिक समझी जाती है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पामर पर्किंस की। आईआर का जो पेपर है ना, जब उसमें आप इस डेफिनेशन को ऐड ऑन करते हैं, या जब अच्छे ऑथेंटिक रेफरेंसेस देते हैं, तो आपके मार्क्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे जब हम पॉलिटिकल साइंस में जाते हैं तो जब हम लास्की को वहाँ पे करते हैं, जब हम वहाँ पे मेन को वहाँ पे करते हैं कोट, तो हमारे मार्क्स बड़े ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरीके से डेफिनेशंस जो हैं वो कोशिश करिएगा कि याद करके अच्छे से उसको जो है राइट डाउन करें। क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो डेफिनेशंस में थोड़ी सी आगे पीछे लफ्ज़ कर देते हैं और इतना ज़्यादा नहीं लिख पाते, तो थोड़े से मार्क्स जो हैं फिर उनके कम हो जाते हैं। तो मैंने हमेशा पामर पर्किंस की डेफिनेशंस जो है ना उनको उनको कंसल्ट किया है। और रेफरेंस भी जो है ये पीयू घोष की बुक मैंने नीचे लिखी हुई है, इसके अंदर ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। वैसे ऑनलाइन भी आप अगर सर्च करें तो ऑनलाइन भी चीज़ें अब आजकल अवेलेबल होती हैं। तो बेसिकली जो पामर पर्किंस है वो आईआर के बारे में क्या कहते हैं, दैट इट encompasses much more than relation among nation states and international organization and groups. It includes a great variety of transitional relationships at various levels above and below the level of nation state, still the main actor in international community. बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इसके अंदर बात की गई है कि इट encompasses much more than relation among nation states, यानी कि सिर्फ आपके नेशन स्टेट्स के साथ एक स्टेट के रिलेशंस को एनालाइज नहीं किया जाता। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या ग्रुप्स के साथ ही सिर्फ आपके स्टेट्स के रिलेशन को देखा नहीं जाता, एनालाइज नहीं किया जाता। इसके अंदर अब आगे तो नॉन स्टेट एक्टर्स भी आ गए हुए हैं, अब आगे एमएनसीज भी इसके अंदर आ गई हुई हैं। तो उन सब के लेवल के ऊपर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस एक स्टेट के रिलेशन को देख रहा होता है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी।
जी। इट सेकेंड लाइन क्या कहती है? इट इंक्लूड्स अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ट्रांजिशनल रिलेशनशिप्स एट वेरियस लेवल्स। यहाँ पे बात बहुत ज़्यादा और कॉम्प्रिहेंसिव हो गई कि आया जो है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इट्स एन एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट। इट कैन नॉट बी लाइक, इसको किसी कूजे में नहीं बंद किया जा सकता। इट हैज़ बिन 6 years मुझे आज हो गए हैं आईआर को पढ़ते हुए, और मेरा ऑनर्स में भी अल्लाह का शुक्र आई वाज अमंग टॉप 5 स्टूडेंट्स। तो आईआर को आप किसी कूजे में नहीं बंद कर सकते। यही बात ही पामर पर्किंस ने कही है कि इट इंक्लूड्स अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ट्रांजिशनल रिलेशनशिप्स, यानी कि रिलेशनशिप्स जो हैं एक स्टेट के नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ भी, स्टेट एक्टर्स के साथ भी, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी, लीडर्स के साथ भी, सोसाइटीज़ के साथ भी चेंज होते रहते हैं। और उनका जो वेरियस लेवल्स है, वेरियस लेवल्स के अंदर हम फिर 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस मैं अभी आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी, जिसमें हमारा इंटरनेशनल लेवल है, स्टेट लेवल है, इंडिविजुअल लेवल है। उन लेवल्स के ऊपर आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो एवरी डे चेंज होते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस आज हमारे जो अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं दे आर वेरी बैड, कल को हो सकता है हमारे अफगानिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हो जाएं। इसी तरीके से अमेरिका के साथ अगर हमारे रिलेशंस देखे जाएं तो आजकल तो बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। वी आर एंजॉइंग वेरी वेरी गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अमेरिका। जबकि पास्ट के अंदर अगर आप देखें, आज से 4 to 5 years बैक जाके आप देखें, हिस्ट्री को देखें, तो उसमें हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ बहुत ही बस मुनासिब से थे। मतलब थे भी और नहीं भी थे। बार बार अमेरिका के अंदर ट्रम्प जो था, ट्रम्प 1.0 रेजीम जो थी, वो हमें 2018-19 के अंदर यही कहते रहे कि डू मोर मंत्रा था उनका, कि डू अगेन, डू मोर, और ज़्यादा करें आप लोग, ताकि जो टेररिज्म है, उसके थ्रेट्स हैं, एक्सट्रीमिज्म है, वो रीजन के अंदर से ख़त्म हो सकें। तो हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा इन पास्ट 4-5 years काफ़ी बुरे थे, 5-6 years बुरे थे। जबकि आज अगर हम देखें तो हमारे रिलेशंस उनके साथ बहुत अच्छे हुए हुए हैं। तो यही बात यहाँ पे पामर एंड पर्किंस भी कह रहे हैं कि इट इंक्लूड्स अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ट्रांजिशनल रिलेशनशिप्स एट वेरियस लेवल above and below the level of nation state, still the main actor international community। यहाँ पे लास्ट लाइन जो है वो ये बात की जा रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर मेन जो आपका एक्टर रहेगा ना, वो हमेशा स्टेट ही रहेगा। सारी की सारी आईआर की जो स्टडी है ना, दैट रिवॉल्व्स अराउंड नेशन स्टेट, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टेट, यानी कि आपकी रियासत के इर्द गिर्द जो है सारी स्टडी जो है वो आपकी इवॉल्व करती है और इवॉल्व करती है। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो है वो अगर हम देखें, इसके रिलेशंस देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी में कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कैसे हैं, पाकिस्तान जो है दैट विल बी द मेन एक्टर आईआर के अंदर। नॉट द लीडर विल नॉट बी द मेन एक्टर। लीडर्स आते जाते रहेंगे, गवर्नमेंट्स आती जाती रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी, बट पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, दैट इज अ नेशन स्टेट, दैट इज अ स्टेट। उसके इर्द गिर्द जो है आपकी सारी स्टडी इवॉल्व भी करेगी और इवॉल्व भी करेगी, और यही ट्रांजिशनल रिलेशनशिप्स आपके जो हैं चलते रहेंगे। जैसे मैंने अभी अब आपको अमेरिका के साथ एग्जांपल बताई, चाइना के साथ हमारे आज, अफगानिस्तान के साथ हमारे जो हैं रिलेशंस आज तो बहुत ज़्यादा अभी नॉर्मल से ही चल रहे हैं, बल्कि थोड़े बुरे ही हैं, क्योंकि टेररिज्म का इशू है हमारा। इकोनॉमिकली हमारे बॉर्डर्स जो हैं बंद रहते हैं, वहाँ से हमारी नहीं ट्रेड हो पाती। तो आज तो हमारे रिलेशंस उनके साथ बहुत बुरे हैं, कल को हो सकता है हमारे रिलेशंस उनके साथ अच्छे हो जाएं। तो द ऑल स्टडी रिवॉल्व्स अराउंड द नेशन स्टेट सिस्टम, उसके इर्द गिर्द ही जो है वो रिवॉल्व करती रहती है। ये आपको डेफिनेशन जो है पीयू घोष की बुक है जो मैंने ऊपर बताया, उसमें से आपको ये मिल जाएगी, आप उसमें से देख लीजिएगा, उसमें ये मेंशन है डेफिनेशन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हार्टमैन, हार्टमैन ने जो है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, हार्टमैन का बहुत ज़्यादा काम है। इसने कहा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ फील्ड ऑफ स्टडी focused upon the process by which states adjust their national interest to those of other states। जैसे मैंने अभी आपको बताया पामेर पर्किंस की डेफिनेशन के तनाज़र में कि स्टेट जो है, नेशन स्टेट जो है पाकिस्तान जो है, दैट विल बी ऑलवेज द मेन एक्टर इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बाकी सारे एक्टर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चेंज हो सकती हैं, सिस्टम चेंज हो सकता है। आज जैसे दुनिया मल्टी पोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, पहले दुनिया 1991 के अंदर जब यूएसएसआर का कोलैप्स होता है कोल्ड वॉर के बाद, तो दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ चली गई थी। तो ये जो है सिस्टम्स तो चेंज होते रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस जो है चेंज होती रहेंगी, नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो स्टेट है दैट विल रिमेन द सेम, वो हमेशा इंटैक्ट रहेगा सिस्टम के अंदर। और उसका सबसे प्राइमरी जो फोकस है वो हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने में होता है, नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने में होता है, बाय वट एवर मीन्स और सो। उसके लिए चाहे स्टेट को वॉर पे जाना पड़े, स्टेट जाती है। उसके लिए चाहे जैसे रशिया गया यूक्रेन के अंदर, उसके लिए चाहे
स्टेट को जो है वो एक पीस अकॉर्ड साइन करना पड़े। जैसे आपको याद होगा अफगान पीस प्रोसेस साइन हुए थे 2020 के अंदर। अमेरिका को बहुत 20-21 साल अमेरिका ने वो जंग लड़ी थी अफगान वॉर जो है। 2001 के अंदर अमेरिका ने इन्वेजन किया था अफगानिस्तान के अंदर, और फाइनली उसने 2021 के अंदर विड्रॉल किया। 2020 के अंदर अफगान पीस अकॉर्ड्स जो है साइन हुए, क्योंकि अमेरिका को पता था कि वो बुरे तरीके से अब इस वॉर के अंदर जो है वो अमेरिका हैज लॉस्ट, बेसिकली अमेरिका वाज डिफीटेड। हालांकि अमेरिका एक सुपर पावर थी, लेकिन उनको पता था कि अब हम बुरे तरीके से हार चुके हैं इस जंग के अंदर। इट इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एंड डेडलीस्ट वॉर्स ऑफ अमेरिका अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर। अफगान वॉर, वियतनाम वॉर के बाद अफगान वॉर बहुत बहुत ज़्यादा उनको कॉस्टली वॉर पड़ी है, लेकिन उसका कोई उनको नतीजा नहीं मिला। तो तालिबान का दोबारा से आपके सामने टेक ओवर हो गया, 2.0 तालिबान रजीम का आ गया। तो उस नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए स्टेट्स वॉर पे भी जाते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए स्टेट्स पीस के ऊपर भी जाते हैं। ऑल व्हाट मैटर्स इज स्टेट एंड देयर नेशनल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू हार्टमैन। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई इशू है तो काइंडली आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट कर दूंगी। उसके बाद लेवल्स ऑफ एनालिसिस। लेवल्स ऑफ एनालिसिस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आईआर की स्टडी के अंदर, क्योंकि इन्हीं लेवल्स ऑफ एनालिसिस को लेकर आपने आगे चलना है। और थेरीज की जब आपने बात करनी है ना, थेरीज को जब आपने अप्लाई करना है, तब भी आप ये लेवल्स ऑफ एनालिसिस को अपने जहन में रखेंगे और इनको इनकी तनाजर में इनको साथ लेते हुए अपने जो थेरीज हैं उनको अप्लाई करते जाएंगे। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को मैं भी बताती जाऊंगी कि किस तरीके से करना है। मेरा क्वेश्चन भी आप लोगों के पास आ जाएगा, और आप लोगों की जब साथ साथ आपकी नॉलेज आती जाएगी क्लास के अंदर भी, हम थेरीज को ज़रूर केस स्टडीज़ को अप्लाई किया करेंगे, ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लैरिफाई होती जाए। अच्छा, सबसे पहला जो हम लेवल ऑफ एनालिसिस है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बात करते हैं। इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस जो है वो कहते हैं कि लीडर्स कैसे एक दूसरे के साथ जो है, लीडर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और लीडर्स जो है कैसे उनकी पॉलिसीज जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्पैक्ट करती हैं। हाउ लीडर्स फॉर्मुलेट देयर पॉलिसीज, हाउ लीडर्स सी देयर नेशनल इंटरेस्ट, एंड व्हाट इम्पैक्ट देयर पॉलिसीज आर हैविंग ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम। फॉर इंस्टेंस, इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल डाली है, हिटलर स्टार्टेड दी वर्ल्ड वॉर टू। आपको सबको पता है कि अडोल्फ हिटलर जो था वो जर्मनी का लीडर था, डिक्टेटर था। उसने नाजिज्म को आके जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा जब किया, और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उसने काम किया, बहुत ज़्यादा नाजिज्म की बेसिकली आइडियोलॉजी को जब उसने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया जर्मनी के अंदर, तो फाइनली 1939 के अंदर हिटलर ने यानी कि जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। तो इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस के ऊपर जब हम वर्ल्ड वॉर टू के करते हैं, एनालिसिस करते हैं या थ्योरी लगाते हैं, तो उसमें हम ये बात कहते हैं कि जी हिटलर ने जो थी वो वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट की थी, वरना अगर हिटलर पोलैंड के ऊपर 1939 के अंदर अटैक ना करता तो कभी भी वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट ना होती, और इतना मेजर क्राइसिस दुनिया के अंदर आया, इतनी मेजर वॉर दुनिया में लगी थी। एक वर्ल्ड वॉर वन है, एक वर्ल्ड वॉर टू है, और 45 के अंदर ये ख़त्म हुई, उसके बाद बायपोलर वर्ल्ड आया। तो इसने तो बहुत बड़ा दुनिया के अंदर मेजर शिफ्ट लेकर आ गया। एक तो इसने एक जंग अजीम छेड़ दी हिटलर ने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, दूसरा ये इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया। जो ही आपके सामने वर्ल्ड वॉर टू खत्म होती है, बायपोलर वर्ल्ड सिस्टम आ जाता है, यानी कि दो मेजर पावर्स जो हैं आ जाती हैं, एक यूएसए आ जाता है, यूएसएसआर आ जाता है, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म की डिबेट चल पड़ती है। तो बेसिकली हिटलर ने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है वो एक अपने आप को, जर्मनी का बेसिकली वो इंपीरियलिज्म करना चाहता था, जर्मनी को वो एक बहुत बड़ी ताकत बनाना चाहता था, रीजनल के बाद उसको वर्ल्ड पावर बनाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, और पोलैंड के बाद आगे वो अब रशिया की तरफ जाना चाह रहा था। तो बेसिकली इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, कैसे लीडर्स आपके जो हैं वो आपकी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे लीडर्स नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं स्टेट के, और क्या इम्पैक्ट होता है उन पॉलिसीज का, उन पॉलिसीज का आपके इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। इसके अंदर हिटलर की एग्जांपल आ जाती है, इसके अंदर मोदी की एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि मोदी ने जो है कश्मीर का 370 और 35A आर्टिकल जो था, उसका स्पेशल स्टेटस जो था, उसको जब उसने ख़त्म किया, स्क्रैप किया, तो बेसिकली वो कश्मीर को अपनी ऑटोनॉमी के अंदर लेना चाहता था। कश्मीर के ऊपर सारा का सारा उसका उसका जो है वो होल्ड हो जाए। दैट विल कम ऑन द इंडिविजुअल लेवल कि हाउ मोदी इज फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, हाउ हिटलर डिड इन पास्ट। तो दैट इज बेसिकली द इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस। उसके बाद आती है आपकी सोसाइटल लेवल एनालिसिस। सोसाइटल लेवल एनालिसिस बात करती है कि कैसे सोसाइटी टू सोसाइटी जो है इंट्रैक्शंस की जाती हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी जो है कम्युनिकेशन की जाती है। इसके अंदर बहुत हमारी एग्जांपल अपनी ले लेते हैं, मुस्लिम्स इंटरेक्टिंग विद सिख्स थ्रू करतारपुर कॉरिडोर। अब देखिए हर साल सिख्स
पिलग्रिमेज जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं करतारपुर कॉरिडोर के अंदर, उनका उनका जहाँ पे सारे जो भी रिचुअल्स हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, उनको वो परफॉर्म करने के लिए आते हैं। तो ये बेसिकली सोसाइटल लेवल जो है हमारी बहुत अच्छे इंट्रैक्शंस चलते हैं। तो मुस्लिम्स इंटरेक्टिंग विद सिक्स थ्रू करतारपुर कॉरिडोर इज अ सोसाइटल लेवल एनालिसिस। अब इसी तरीके से अगर आप इंडिया के अंदर देखें, इंडिया के अंदर मुस्लिम्स के साथ बहुत ज़्यादा जो है एथनिक क्लेंजिंग उनकी की जा रही है, उनकी नस्लकुशी की जा रही है। मुसलमानों को जो है लॉ से भी मोदी ने आके 2018 के अंदर ख़त्म कर दिया था, उनका सिटीजनशिप एक्ट जो था वो उसने ख़त्म कर दिया था, उनसे सिटीजनशिप ले ली थी। तो दैट इज़ सोसाइटी टू सोसाइटी कैसे अब उनके साथ इंटरेक्ट करती है। वहाँ पे फोर्स्ड कन्वर्जन्स भी मुस्लिम्स के साथ की जा रही है। वहाँ पे हिंदू जो है मुसलमानों के साथ तमाम चीज़ों के अंदर, तमाम जॉब्स के अंदर उनको डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस के अंदर से भी, प्राइवेट प्लेसेस के अंदर से भी। तो सोसाइटल लेवल एनालिसिस ये बात कहती है कैसे हिंदू सोसाइटी जो है इज इंटरेक्टिंग विद द मुस्लिम सोसाइटी लिविंग देयर एंड लिविंग इन अदर प्लेसेस ऑफ द ग्लोब। तो सोसाइटल लेवल एनालिसिस इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग सोसाइटी एंड देयर इंटरेक्शन विद अदर सोसाइटीज। देन कम द स्टेट लेवल एनालिसिस। इसके अंदर स्टेट स्टेट के इंट्रैक्शंस जो हैं, स्टेट स्टेट के रिलेशंस जो हैं वो देखे जाते हैं। यानी कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ कैसे अपने इंटरेस्ट को पूरा करता है, कैसे अपने इंट्रैक्शंस को जो है वो फॉर्मुलेट करता है। जैसे पाकिस्तान हैज इनिशिएटेड सी पैक प्रोजेक्ट विद चाइना, इट वाज ऑल अबाउट आवर नेशनल इंटरेस्ट एंड इट वाज ऑल अबाउट चाइनाज नेशनल इंटरेस्ट। बिकॉज सी पैक आपको पता है गवादर पोर्ट के ऊपर है, एंड गवादर जो है वो वार्म पोर्ट है, वो शॉर्टेस्ट एक्सेस है टू मिडल ईस्ट, उसके बाद आगे नॉर्थ अफ्रीका आपका आ जाता है, मेडिटेरेनियन आ जाता है। तो वो गवादर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। तो बेसिकली जो है स्टेट लेवल एनालिसिस बात करती है कि पाकिस्तान का चाइना के साथ रिलेशंस कैसे हैं। स्टेट लेवल एनालिसिस बात करती है पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ कैसे रिलेशंस है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इकोनॉमिकली बड़े ख़राब है, हमारे बॉर्डर्स में ट्रेड नहीं होती, पोलिटिकली हमारे खिलाफ है, टेररिज्म वहाँ से बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीमिज्म वहाँ से बहुत ज़्यादा होती है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर। तो स्टेट लेवल एनालिसिस टॉक्स अबाउट कैसे स्टेट स्टेट के साथ अपने ताल्लुकात बनाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और क्या इम्पैक्ट आता है उनका इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। जैसे कि हमारे इस वक्त मैंने आपको पहले बताया पाकिस्तान के यूएस के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। तो ऑल मैटर्स इज स्टेट टू स्टेट रिलेशंस एंड स्टेट टू स्टेट कम्युनिकेशन। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल एनालिसिस आ जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल एनालिसिस बात करती है कि ग्लोबली ऐसे क्या इंसिडेंट्स हैं जिनका इम्पैक्ट जो है इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर भी है और इनका इम्पैक्ट स्टेट्स के ऊपर भी आता है। फॉर इंस्टेंस 9/11 अटैक्स होते हैं आपके सामने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ 2001 के अंदर होता है, पेंटागन के अंदर अटैक हुआ। तो इसने 9/11 अटैक्स ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को डिस्टर्ब किया, सबसे ज़्यादा अगर किसी को बैडली नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, तो वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी थ्रू आउट द ग्लोब। अमेरिका ने उसके बाद इंटरवीन किया इराक में 2001 के अंदर, अमेरिका ने उसके बाद इंटरवीन किया अफगानिस्तान में 2003 के अंदर। तो इंटरनेशनल लेवल एनालिसिस ये बात करती है कि कौन से मेजर इवेंट्स हैं, मेजर ग्लोब के जो वाकयात हैं वो कैसे इंटरनेशनल सिस्टम को, इंटरनेशनल सिनेरियो को आपके इम्पैक्ट करते हैं। 9/11 टैक्स इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास क्लाइमेट चेंज थ्रेट जो है वो इस वक्त आ जाता है, कोविड-19 का हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि कोविड-19 ने कैसे जो है आपकी वैक्सीन डिप्लोमेसी चल पड़ी थी, कि जो स्टेट जो है कैसे आपकी सुपर पावर्स ने जो थी या मेजर पावर्स ने जो थी अपने अपनी वैक्सीन्स को पूरी दुनिया में बेचा और उससे कितना ज़्यादा उन्होंने पैसा कमाया। तो उसमें आपके पास कोविड-19 की एग्जांपल आ जाती है, वैक्सीन डिप्लोमेसी की एग्जांपल आ जाती है। तो इंटरनेशनल लेवल था ना बेसिकली। तो देखें कोविड-19 वाज एन इंटरनेशनल लेवल इशू था, एक इंटरनेशनल लेवल बहुत बड़ी नोवल पेंडेमिक थी। तो उसने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया, पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन डिप्लोमेसी चली, पूरी दुनिया के अंदर जो है आपकी जो सिस्टम्स हैं, इंटरनेशनल सिस्टम है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आया। तो ये लेवल ऑफ एनालिसिस है, 4 मेन लेवल्स ऑफ एनालिसिस है। इंडिविजुअल लेवल, लीडर टू लीडर, सोसाइटी लेवल, सोसाइटी टू सोसाइटी, स्टेट लेवल, स्टेट टू स्टेट, एंड इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल इवेंट्स के अंदर कैसे जो है आपके इवेंट्स जो भी होते हैं उसका क्या आपके स्टेट के ऊपर और इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट आता है। मूविंग नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो है बेसिकली ये पिलर्स आप कह सकते हैं जिनके ऊपर पूरी इंटरनेशनल रिलेशंस की डिबेट खड़ी है, जिनके ऊपर पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट जो है वो खड़ा है। सबसे पहला आप एलिमेंट के अंदर देखेंगे रिलेशंस। रिलेशंस जो हैं आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक रियासत के दूसरी रियासत के साथ।
उसके बाद एक्टर्स आ जाते हैं। एक्टर्स के अंदर आपके पास स्टेट एक्टर्स भी आ जाते हैं, उसके बाद आपके पास नॉन स्टेट एक्टर्स भी आ जाते हैं। अच्छा, जो मेन फर्क है, डिफरेंस है स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर, वो मैं आपको बताती चलूँ। स्टेट तो है, हम लोग स्टेट है, पाकिस्तान इज अ स्टेट बिकॉज वी हैव टेरिटरी, वी हैव पॉपुलेशन, वी हैव गवर्नमेंट एंड वी हैव सॉवरेनिटी। जिनके पास ये चार चीजें हैं, दैट इज अ स्टेट। उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स वो हैं जिनके पास ये चारों चीजें नहीं है, बट दे आर स्टिल वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी इकोनॉमिकली पावरफुल, and they are politically powerful, economically powerful, and they are basically impacting the globe and the systems। जिसके अंदर हमारे पास टीटीपी की एग्जांपल आ जाती है। टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इज अ नॉन स्टेट एक्टर। इसी तरीके से बीएलए की एग्जांपल आ जाती है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, दैट इज अ नॉन स्टेट एक्टर। फिर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, दैट इज अ नॉन स्टेट एक्टर। इसी तरीके से अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले जाएं तो अलकायदा है, दैट इज अ नॉन स्टेट एक्टर। उसके बाद आईसिस है, दैट इज अ नॉन स्टेट एक्टर। उसके बाद बोको हरम है नाइजीरिया के अंदर, दैट इज अ नॉन स्टेट एक्टर। they have no state, they have no territory, they have no organized government, no sovereignty, no population, जिसकी वजह से they are non state actors। everything, चार चीजें हैं, चार मेन एट्रीब्यूट्स हैं स्टेट के। जब हैं वो किसी स्टेट के पास तो वो स्टेट है, जब नहीं है उनके पास तो वो then they are non state actors। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटरेस्ट, आ जाते हैं इंटरेस्ट आपके जो है हार्मनी के ऊपर भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट आपके जो है डिसहार्मनी के ऊपर भी हो सकते हैं। उसके बाद आपके नेचर आ जाते हैं। नेचर अमंग थ्री लेवल्स ऑफ एनालिसिस के ऊपर हम देखते हैं। नेचर के अंदर हमारे पास नेचर ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं। वो हमारे पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, वो हमारे इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, वो हमारे स्ट्रेटेजिक भी हो सकते हैं, वो हमारे हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं। लास्ट में हमारे पास लेवल्स ऑफ एनालिसिस आ जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लेवल्स ऑफ एनालिसिस जो मैंने ऊपर अभी चार पढ़ाए आपको, इसमें से अगर आप सोसाइटी को एक्सक्लूड भी कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है। सोसाइटी वाला, चूंकि मैंने आपको बताया एमफिल है, इतिहास में 6 ईयर स्टडिंग आया, तो मैंने इसलिए सोसाइटी लेवल को भी इंक्लूड किया था। लेकिन अगर आप इसको एक्सक्लूड भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाकी तीन जो है, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल और इंडिविजुअल लेवल, ये तीन तो जरूर डालिएगा। बाकी सोसाइटी को अगर करना चाहते हैं एक्सक्लूड तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने वैसे नॉलेज के लिए, आप लोगों के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया था। उसके बाद आपके लेवल्स ऑफ एनालिसिस के ऊपर जो है, थ्री लेवल्स ऑफ एनालिसिस के ऊपर कैसे आपके स्टेट जो है अपने इंट्रैक्शंस को, अपनी कम्युनिकेशंस को, अपनी पॉलिसीज को इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर फॉर्मुलेट करता है। इसके अंदर मैंने नीचे जो है ये पूरा जिस्ट लिखा हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंट्रैक्शन अमंग स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स बेस्ड ऑन इंटरेस्ट्स which are political, economic, strategic, and historical in nature among three levels of analysis is known as elements of international relations. And elements of international relations, as I have told you earlier, is the basis, is the pillars of the international relations subject. पूरी international relations की debate, पूरी international relations का subject is evolving among these five pillars, among these five elements। इसके अंदर मैंने केस स्टडी भी लगा दी पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस की। आज मैं ज़रा पाकिस्तान चाइना सेंट्रिक इसलिए बात कर रही हूँ, कोई बिल्कुल पहली क्लास है, ताकि आप लोगों को समझने में चीज़ों को मुश्किल ना हो, और आप लोगों को जो है पाकिस्तान, बिकॉज ऑब्वियसली आप पाक अफेयर्स में भी पढ़े होते हैं, करंट अफेयर्स में भी पढ़े होते हैं, तो पाकिस्तान की तो नो हाउ सबके पास ही है। तो पाकिस्तान की कैसे चाइना के साथ रिलेशन जो है, मैंने केस स्टडी ली है। अब देखिए, मैंने पहली चीज़, जैसे ऊपर देखिएगा, ये रिलेशंस मैंने बताया, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंट्रैक्शंस भी हो सकती हैं। ये देखिए, रिलेशंस बिटवीन, इंट्रैक्शंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान आर बेस्ड ऑन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंट्रैक्शंस। हमारे चाइना के साथ जो सारे रिलेशंस हैं वो पॉजिटिव इंट्रैक्शंस के ऊपर बेस्ड करते हैं। फिर बोथ आर स्टेट एक्टर्स। चाइना इज अ स्टेट, चाइना के पास गवर्नमेंट है, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, सॉवरेनिटी है। पाकिस्तान इज ऑल्सो अ स्टेट, बोथ आर स्टेट एक्टर्स। द इंटरेस्ट आर हार्मनी बेस्ड। हमारे इंटरेस्ट चाइना के साथ थ्रू आउट, हम कहते हैं ना कि द पाक चाइना फ्रेंडशिप इज हायर देन हिमालयाज, डीपर देन ओशियंस एंड स्वीटर देन हनी। तो इट लिटरली मीन्स हमारे इंटरेस्ट हमेशा चाइना के साथ हार्मनी बेस्ड रहे हैं। हमारे रिलेशंस चाइना के साथ, इंट्रैक्शंस चाइना के साथ हमेशा पॉजिटिव बेसिस के ऊपर रही हैं, पॉजिटिव नोट्स के ऊपर रही हैं। उसके एग्जांपल्स आपके सामने है, सीपैक है, मैनी अदर पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली चाइना की सपोर्ट आपके साथ रही है। उसके बाद आप नीचे देखिए, द नेचर ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड द पोलिटिकल सपोर्ट टू काउंटर इंडियन एग्रेशन इन द रीजन। हमारे पास सबसे ज़्यादा नेचर की जो पोलिटिकल नेचर की बात आती है वो यही है कि हमें हमें सबसे ज़्यादा चाइना की सपोर्ट है टू टू काउंटर इंडियन एग्रेशन इन द रीजन। क्योंकि इंडिया के साथ अमेरिका के, अभी तो आजकल इंडिया के थोड़े ख़राब हुए हैं ताल्लुकात अमेरिका के साथ, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें, हिस्ट्री में देखें, तो इंडिया की बहुत अच्छी दोस्ती रही है अमेरिका के साथ, उनकी बहुत अच्छी एलाइज हैं दोनों एक दूसरे के। तो उनके जो पोलिटिकल नेचर है हमारे चाइना के साथ, दैट इज़ टू काउंटर इंडियन एग्रेशन इन द रीजन, इन द साउथ एशियन रीजन। हम पाकिस्तान इज इन द साउथ एशियन रीजन। उसके बाद इकोनॉमिकली वी हैव द सी पैक, स्ट्रेटेजिकली वी
हैव द गवादर पोर्ट। एंड हिस्टोरिकली जो मैंने अभी आपको कोटेशन बताई, हिस्टोरिकली भी आप देखें तो हमारे चाइना के साथ थ्रू आउट रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे चाइना के साथ कभी भी कोई वॉर नहीं हुई, चाइना के साथ कभी हमारे हाफ एजेड नहीं गए, चाइना के साथ बम्पी रोड वाली बात नहीं है जैसे अमेरिका के साथ बम्पी रोड पे रहे हैं हमारे, कभी बहुत अच्छे कभी बहुत बुरे, वैसे वाली कोई बात नहीं रही है। तो हिस्टोरिकली भी हमारे चाइना के साथ रिलेशन जो हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस आर ऑल्सो जस्टिफाइड। आपकी लीडर्स की चाइना के साथ बहुत अच्छी है। इस वक्त शहबाज शरीफ इज़ इन चाइना, वो एक पूरे विजिट के ऊपर गए हुए हैं, ऑफिशियल विजिट के ऊपर गए हुए हैं। स्टेट लेवल एनालिसिस आपके चाइना के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। आपके ताल्लुकात हमेशा से हर लेवल ऑफ एनालिसिस के ऊपर ठीक रहे हैं। इंटरनेशनली भी जो है आपके ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। सबको पता है कि चाइना जो है इज़ एन एलाई ऑफ चाइना इज़ एन एलाई ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशियन रीजन, इन एशियन रीजन। चाइना की बहुत बेस्ट फ्रेंडशिप है पाकिस्तान के साथ। अब ये रिलेशंस तो मैंने आपको एक पॉजिटिव केस स्टडी बता दी ना। आप इसी केस स्टडी को जो है उसमें थोड़ा सा अगर नेगेटिव में लेना चाहें तो आप पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस पे भी इस पांचों के पांचों चीज़ों को जो है, ये पांचों के पांचों जो मैंने आपको बताए हैं एलिमेंट्स, इनको आप जो है वो उस पर लगा के जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको लगा दूं अगर तो पाकिस्तान और चाइना के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे हैं। हमारे इंट्रैक्शंस जो हैं अफ़गानिस्तान के साथ वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही रही हैं। हिस्ट्री के अंदर भी हमारे कभी भी उनके साथ, क्योंकि पख्तूनिस्तान का इशू है उनके साथ, हमारे बॉर्डर का इशू है, बॉर्डर को तो वो मानते ही नहीं ना, ड्यूरल लाइन को तो वो लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। पख्तूनिस्तान का हमारा इशू है, बेल्ट का इशू है, स्ट्रेटिजिकली हमारे इशूज रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मसला है कि हमारे रिलेशंस जो है उनके साथ नेगेटिव ही रहे हैं, कभी खास नहीं हुए। इंट्रैक्शंस हमारी जो है वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट के ऊपर ही चली। फिर वो था स्टेट एक्टर्स। अफगानिस्तान इज अ स्टेट एक्टर, पाकिस्तान इज अ स्टेट एक्टर। फिर उसके बाद इंटरेस्ट डिसहारमनी, हमारी हमेशा डिसहारमनी ही उनके साथ रही है। कोई खास कभी बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात उनके साथ नहीं रहे हैं, ऑलवेज हमारी डिसहारमनी ही रही है। फिर नेचर ऑफ इंटरेस्ट हमारे जो है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट की जगह आप डिसइंटरेस्ट कर दीजिएगा। नेचर ऑफ डिसइंटरेस्ट है हमारे उनके साथ ना। पोलिटिकली देखें, हमेशा से अफगानिस्तान की तरफ से आपको टेररिज्म आती है। अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान पीछे से इंडिया जो है रॉ वहाँ से फंडिंग करती है। हमारे यहाँ पे रीजन के अंदर जो है, स्टेट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा टीटीपी है, बीएलए है, बीएलएफ है, सबका जो है बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे टीटीपी जो है वो तो सबसे बड़ा थ्रेट है जो कि अफगानिस्तान की तरफ से फंडिंग आती है। तो पोलिटिकली जो है हमारे पास रिलेशन इस तनाज़र में बहुत बुरे हैं। अच्छा, इकोनॉमिकली देखा जाए, इकोनॉमिकली भी हमारे रिलेशंस उनके साथ कभी ठीक नहीं रहे। हमारे दो मेन बॉर्डर्स लगते हैं इनके साथ, अफगानिस्तान के साथ चमन बॉर्डर लगता है, तुर्कम बॉर्डर लगता है। इनके ऊपर आपके सामने हालांकि बहुत ज़्यादा एक वास्ट हमारे पोटेंशियल है टू ट्रेड विद अफगानिस्तान, बट बिकॉज वी हैव वेरी बैड इंट्रैक्शंस विद अफगानिस्तान, बिकॉज आर इंटरेस्ट आर ऑलवेज डिसहार्मनी बेस्ड, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिकली भी जो है ट्रेड खुल ही नहीं पाती, और जिसकी वजह से आप अक्सर टीवी में भी देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स में भी पढ़ते हैं कि ऑलवेज हमारा तुर्कम और चमन बॉर्डर जो है वो बंद ही रहते हैं। तो जिसकी वजह से इकोनॉमिकली भी हमारा कुछ भी उनके साथ खास नहीं हो पाता। अच्छा, स्ट्रेटेजिकली भी अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से क्योंकि अफगानिस्तान जो है दैट इज़ अ ट्रांजिट स्टेट, दैट इज़ बेसिकली ट्रांजिट स्टेट टू साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान जो है ना वो बीच के अंदर है। इधर की तरफ को आ जाए तो आपको साउथ एशिया, ऊपर की तरफ को चले जाए तो आपका सेंट्रल एशिया लगेगा। तो हमारे दो मेन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सेंट्रल एशिया से ही आ रहे हैं, कासा 1000 और जो टाप है, अब तो इंडिया ने तो वहाँ से विड्रॉ कर दिया था ना। तो टाप जो हमारा प्रोजेक्ट है, गैस के प्रोजेक्ट है, वो हमारे यहीं से ही आ रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिकली अफगानिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन चूंकि हमारे रिलेशन ही उनके साथ कभी अच्छे नहीं होते, हमारे इंटरेस्ट ही हमेशा उनके साथ डिसहार्मनी के अंदर ही रहते हैं, हमेशा हाफ एजेड ही रहते हैं, तो जिसकी वजह से हम अपने जो नेचर ऑफ इंटरेस्ट हैं वो हमारे कभी भी ठीक हो ही नहीं पाते। हमारे हमेशा नेचर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ख़राब ही रहते हैं। इकोनॉमिकली देख लें, पोलिटिकली देख लें, स्ट्रेटिजिकली देख लें, कभी भी जो है हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए। 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। लीडर टू लीडर भी कभी खास हमारे रिलेशन उनके साथ नहीं हुए, कभी वहाँ से कुछ आता आता है डिप्लोमेटिक हमारे जो है मिशंस ख़त्म हो जाते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से भी जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है लीडर टू लीडर रिलेशंस हमारे ठीक नहीं रहे, स्टेट टू स्टेट तो ठीक रहे हैं ही नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जब आप देखते हैं तो फंडिंग जो है, रॉ की फंडिंग जो है वो सारी अफगानिस्तान के थ्रू, अफगानिस्तान के चैनल्स के थ्रू आपके पाकिस्तान के अंदर आती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर टेरर एलिमेंट्स जो हैं, टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ, इनको फंडिंग करती है। तो हमारे 3 लेवल ऑफ एनालिसिस भी जो है वो पाकिस्तान चाइना, सॉरी, पाकिस्तान अफगानिस्तान की केस स्टडी
के अंदर भी जस्टिफाइड है। मैंने इसलिए दोनों केस स्टडीज लगा के दिखा दी हैं कि एक पॉजिटिव के अंदर कैसे हमारे रिलेशंस हैं, चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं, और हर हर चीज़ के ऊपर कैसे हैं, और कैसे हमारे जो हैं अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस बुरे हैं। तो वो हर पांचों के पांचों ये पॉइंट्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, इनके पांचों के पांचों के ऊपर आपने जो है वो उसको केस स्टडीज को एनालाइज कर लिया है। अब मूविंग नेक्स्ट, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आई होप आई एम नॉट लाइक आई एम अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू पीपल। अगर कहीं पर भी कुछ आपको मसला हो तो प्लीज़ काइंडली अपनी क्वेरीज को बता दीजिएगा। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी इन डेप्थ सब्जेक्ट। इसको गूजे में नहीं बंद किया जा सकता कभी भी, और ये एवर इवॉल्विंग है। सबसे पहले आप नेशन ऑफ स्टडी स्टेट, नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो आप देखते हैं। इसके अंदर नेशन स्टेट सिस्टम, स्टेट हमारा आ जाएगा। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 के अंदर एक साइन हुई थी। उसके बाद से जो है आपके नेशन स्टेट सिस्टम जो है, स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से इमर्ज हुआ था। ये 5 मेन प्रिंसिपल्स के ऊपर थी बेस्ड। इसके अंदर आपके पास इक्वालिटी थी, सॉवरेनिटी थी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी, इंडिविजुअल्स की थी, और इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस था। एंड फिफ्थ जो आपका था कि इट वाज नॉन इंटरफेरेंस, नॉन एग्रेशन की बात थी, कि कोई भी स्टेट जो है किसी और स्टेट के मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं देगी। वो अपने तमाम के तमाम मामलात के अंदर, पॉलिसीज़ के अंदर, अफेयर्स के अंदर खुद मुख्तार है, सॉवरेनिटी है उनके पास। वो जो पॉलिसी चाहे उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। कोई नॉन एग्रेशन नहीं होगी। इससे पहले नॉन एग्रेशन में आगे जाके आपको बताऊंगी, और जब नेशन स्टेट सिस्टम पढ़ेंगे हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले स्टेट्स जो थे आपस में एक दूसरे इंपीरियलिज्म करते थे, बाकी सब चीज़ें करते थे। 1648 से पहले वॉर्स होती थी, लेकिन इसने एक बेसिकली एक सिस्टम दिया था दुनिया को, नेशन स्टेट का, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने, जिससे आपके पास एक पूरा एक डॉक्यूमेंट आ गया था, एक चार्टर आ गया था कि हर स्टेट जो है दूसरी स्टेट की रिस्पेक्ट करेगा। एंड रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टेट अफेयर्स, नाइदर पॉलिटिकल नॉर सोशल एंड नॉर एंड नाइदर द इकोनॉमिक। रिलीजन का कोई काम नहीं है स्टेट अफेयर्स के अंदर। फिर दूसरा जो है स्कोप हम इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर देखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम जो है ना, बेसिकली वो बात करता है आपकी करंट सिस्टम की। जैसा मैंने आपको बताया कि कोल्ड वॉर जब आई आई स्टार्ट हुई, कोल्ड वॉर के अंदर बाइपोलर सिस्टम बन गया था। बाइपोलर सिस्टम का मतलब होता है कि दुनिया के अंदर दो पोल्स बनी हुई हैं, दुनिया को जो है दो पावर्स चला रही हैं। जैसे आपको पता है कोल्ड वॉर के अंदर एक तरफ कम्युनिज्म थी, रशिया था, यूएसएसआर था। एक तरफ जो थी आपकी अमेरिका थी, कैपिटलिज्म थी, और अमेरिका जो था वो पूरी दुनिया को लेकर चल रहा था। तो बाइपोलर मीन्स देयर आर टू पोल्स इन द वर्ल्ड, बाय मीन्स टू, पोलर मीन्स देयर आर टू पोल्स इन द वर्ल्ड। ना फिर उसके बाद 1991 के अंदर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, यानी कि कोल्ड वॉर आपकी खत्म हो जाती है। उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बना। यूनिपोलर वर्ल्ड मींस, यूनी मींस वन, पोलर मीन पोल। वन पोल, ओनली सिंगल पोल वाज regulating the international system. International system is basically the entire debate of poles. जो सारी poles मैं आपको बता रही हूँ ये सब इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड मीन्स वन पोल, सिंगल स्टेट। अमेरिका वॉज द ओनली हेजेमॉन, ओनली सुपर पावर ऑफ द ग्लोब आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अच्छा, अब दोबारा से दुनिया जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। Multipolar means there will be various powers, there will be multiple poles in the world, as its name suggests it to be. Multiple poles in the world. We have America, we have China, we have Russia, we have Brazil, we have many other states to mention जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही हैं, और दुनिया जो है मल्टीलेटरलिज्म की तरफ जा रही है। तो ऑल बट इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो सारी डिबेट है वो पोल्स की डिबेट है, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर वर्ल्ड की डिबेट है। उसके बाद इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर जो है हम ले लेते हैं, यूएन है हमारा, ओआईसी है, सार्क है। इसके अलावा हमारे पास बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, अफ्रीकन यूनियन है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है अरब लीग आ जाती है। यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी मींस सारी जो इन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी स्टडी जो है वो इसके अंदर आ जाती है, इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर। उसके बाद अप्रोचेज एंड थेरीज आ जाती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आईआर को देखने में। इसमें इसमें रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है हमारे पास। हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज्म है। उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल थेरीज हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रीन थेरी है, फेमिनिस्ट थेरीज भी इसमें आती हैं। तो सारे के सारे जो अप्रोचेस हैं जिसके ऊपर आईआर की डिबेट है वो सब इसमें आ जाती है। सिस्टम अप्रोच आ जाती है। फिर इकोनॉमी वो थेरीज ऑफ इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म आ जाती है, डिपेंडेंसी थेरी है, वर्ल्ड सिस्टम थेरी है, इंटरडिपेंडेंसी थेरी है। ये सब के सब जो है आपके अप्रोचेस एंड थेरीज के अंदर आ जाते हैं।
उसके बाद है आपके पास इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी आ जाती है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी की जो डिबेट है वो सारी की सारी ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल पैराडाइम्स के ऊपर कंसिडर की जाती है। ट्रेडिशनल मींस यानी कि ट्रेडिशनल जैसे कि इट्स वर्ड सजेस्टेड टू बी, ट्रेडिशनल मींस मिलिट्री मींस कि आपकी कैसे आप मिलिट्री को यूज करके वॉर को यूज करके अपने इंटरेस्ट को पूरा करते थे। नॉन ट्रेडिशनल पैराडाइम्स का मतलब है ह्यूमन सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, सॉफ्ट कल्चर एंड बिजनेस इंट्रैक्शन अमंग स्टेट्स। नॉन ट्रेडिशनल पैराडाइम्स जो है इन्वायरमेंट के ऊपर बात करता है, फेमिनिज्म के ऊपर बात करता है।
जी जी, हेलो। एम आई ऑडिबल? हेलो? एम आई ऑडिबल? जी, तो हम पहुंचे थे इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी की तक करना। जैसे मैंने आपको बताया, नॉन ट्रेडिशनल पैराडाइम्स जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ट्रेडिशनल के अंदर हम अपने वॉर के सारे सिनेरियोज को देखते हैं, इंसर्जेंसीज हैं, सिविल वॉर्स हैं। नॉन ट्रेडिशनल पैराडाइम्स के अंदर हमारे पास ह्यूमन सिक्योरिटी आ जाती है, जो कि महबूबुल हक ने दिया था इसका कॉन्सेप्ट 1994 के अंदर, यूएनडीपी के बाद। और नॉन ट्रेडिशनल के अंदर हमारे पास इन्वायरमेंट है, फेमिनिज्म की बातें आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो है बाकी सारे पॉलिटिकल आ जाएंगी, सिक्योरिटी, इंडिविजुअल सिक्योरिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ जाएगी। वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आपके नॉन ट्रेडिशनल पैराडाइम के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी की बात करते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है दैट टॉक्स अबाउट नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। नेशनलिज्म है कि यू ओनली फोकस ऑन योर स्टेट। फॉर इंस्टेंस आजकल ट्रम्प जो है, ट्रम्प 2.0 भी और 1.0 रजीम भी जो है वो सिर्फ अपने नेशन के ऊपर, स्टेट के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं। नेशनलिज्म मीन्स कि आपका तमाम की तमाम जो है ना स्टेट फोकस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके अलावा बाकी जो है नेशनलिज्म के जो उसके मंत्रे हैं ट्रम्प के, वो तमाम के तमाम आपके नेशनलिज्म के अंदर आ जाते हैं। यानी कि तमाम सारा का सारा फोकस जो है आपका आपका स्टेट के ऊपर चला जाता है। हिस्ट्री से अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हिटलर आ जाएगा। हिटलर जो है वो नेशनलिज्म टेंडेंसीज के ऊपर था। जर्मनी को ही वांटेड टू मेक जर्मनी दी ग्रेट पावर ऑफ द ग्लोब। उसके बाद हमारे पास बेनितो मुसोलिनी आ जाएगा इटली के अंदर। ही ऑल्सो वांटेड टू मेक इटली दी मेजर एंड मेन पावर, सुपर पावर ऑफ द ग्लोब। तो ये सब कुछ जो आप कर रहे होते हैं ना, सिर्फ अपने अपनी मिलिट्री को इंक्रीज करने के लिए। नेशनलिज्म के अंदर आपकी मिलिट्री बड़ी इंक्रीज होती है। नेशनलिज्म के अंदर आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा फ्लरिश करती है। नेशनलिज्म मीन्स कि आपने सिर्फ अपने जो है ना मर्केंटलिज्म के ऊपर आप लोग चले जाते हैं। नेशनलिज्म मीन्स कि यू विल इंक्रीज योर एक्सपोर्ट्स एंड यू विल डिक्रीज योर इम्पोर्ट्स। आप तमाम फोकस आपका जो है नेशनलिज्म के अंदर आपके स्टेट सेंट्रिक हो जाता है। उसके बाद इंटरनेशनलिज्म मीन्स कि आप थोड़ा सा लिबरल होते हैं, थोड़ा सा आप दुनिया की तरफ फोकस करना शुरू करते हैं। एंड यू सी दैट हाउ द वर्ल्ड इज ऑपरेटिंग। थोड़ी सी कॉपरेशन की बातें करते हैं, थोड़ी सी जैसा नेशनलिज्म। अमेरिका भी जो है, आप अमेरिकन हिस्ट्री अगर देखें पढ़ें, तो अमेरिका में भी जो है फॉर फर्स्ट 2 सेंचुरीज इट वॉज नॉट लाइक दैट। बिल्कुल भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इतना ज्यादा नहीं था। उसका सारा का सारा फोकस जो था अपने अमेरिका के ऊपर था, नेशनलिज्म के ऊपर था। बाद में जब 20th सेंचुरी आई, तो 20th सेंचुरी के बाद इंटरनेशनलिज्म के ऊपर अमेरिका जो है वो फिर फ्लरिश होना शुरू हुआ था। अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर आता है 1917 के अंदर, फिर 1942 के अंदर वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर आता है, फिर फाइनली कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। फिर तो अमेरिका की वैसे ही बहुत ज़्यादा उसकी रही है, हिस्ट्री रही है, उसका सुपर पावर रही है वो अमेरिका। तो फिर उसके बाद वो इंटरनेशनलिज्म के ऊपर, कहने का मकसद है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आना शुरू हुआ। फिर इंस्टीट्यूशंस बने। IMF, अब आप देखिए उसका उसका जो मेन हेडक्वार्टर है दैट इज इन वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक है, उसका मेन हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन वाशिंगटन डीसी। तो उसके बाद से अमेरिका जो है नेशनलिज्म के बाद से इंटरनेशनलिज्म के ऊपर आए, और फाइनली फिर वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ चला गया 1991 के अंदर, जब कोल्ड वॉर का एंड होता है। उसके बाद से अमेरिका जो है वो ग्लोबल पावर की तरफ, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो गया, कि उसने अपने बिजनेस से बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। MNCs उसने फेंकी दुनिया के अंदर सारी जगह पे। आप देखिए अमेरिकन कल्चर आया। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, इंटरनेशनल ऑर्डर जो जिसको हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, जो है वो ग्लोबलाइजेशन की ही एक मैनिफेस्टेशन थी, कि दुनिया को अमेरिका ने अपना एक ऑर्डर दे दिया। दुनिया को अमेरिका ने कहा कि जी अब यू आर डेमोक्रेसी, यू आर कैपिटलिज्म, यू आर ह्यूमन राइट सेंट्रिक, आप यू आर उसके अलावा आपके पास आ जाएगा नो इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। इसके जो है हमारे पास सेक्युलरिज्म आ जाएगा। ये 4 चीज़ों के ऊपर उसने फिर दुनिया को एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दिया था, लिबरलिज्म के ऊपर। ये सब चीज़ें तो लिबरलिज्म है ना। पॉलिटिकल लिबरलिज्म आ जाएगी तो डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म आ जाएगी तो आपके पास कैपिटलिज्म है। ह्यूमन राइट्स तो वैसे ही लिबरलिज्म के ऊपर ही आते हैं, इंडिविजुअल लिबरलिज्म की डिबेट के अंदर ही आते हैं। इसके बाद जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो वो भी बात है कि रिलीजन इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑल ऑफ योर अफेयर्स। तो फिर वो अमेरिका जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ गया था। नेशनलिज्म जो है उससे इंटरनेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म से जो है ग्लोबलाइजेशन। मैं यहाँ पे एरोज डालना भूल गई थी, लेकिन ये बेसिकली तो हम एक उनको लेदर कॉन्सेप्ट के तौर पर भी
पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इनका कोरिलेशन समझना चाहें तो नेशनलिज्म टू इंटरनेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म टू ग्लोबलाइजेशन एंड अमेरिका इज दी बेस्ट केस स्टडी, उस पर अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ठीक, आगे आई होप सबको समझ आ रहा होगा, ना आए तो प्लीज़ आप काइंडली क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। उसके बाद स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू आईआर आ जाएगा, जैसे मैंने बताया वॉर है, इंसर्जेंसीज आ जाती हैं। वॉर इज कैन बी बिटवीन टू स्टेट्स, रशिया एंड यूक्रेन की एग्जांपल है। सिविल वॉर इज इज इन द स्टेट, वो दो फैक्शंस के अंदर की जाती है। जैसे अगर आप देखें तो इसकी एग्जांपल हुटूज एंड तुत्सीज की आ जाती हैं, जो कि रवांडा के अंदर जेनोसाइड होता है। दैट वाज बेसिकली रवांडा के अंदर जो था, दैट वाज अ सिविल वॉर 1990s के अंदर जो होती है। रवांडा इज अ स्टेट ऑफ अफ्रीका, तो उसके अंदर जो हुटूज एंड तुत्सीज के दरमियान थी, दैट वाज अ सिविल वॉर बिटवीन बोथ ऑफ द एथनिक ग्रुप्स, और ये बड़ी डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट समझा जाता है इसको अफ्रीका का। तो ये सिविल वॉर ये हो जाती है। फिर उसके बाद आपकी इंसर्जेंसीज आ जाती हैं। इंसर्जेंसी बेसिकली वो होती है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है ना, वो आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम को हम चेंज कर दें। फॉर इंस्टेंस, जब रशिया का, यूएसएसआर का 1979 के अंदर इन्वेजन होता है अफगानिस्तान के अंदर, तो उसके बाद जो मुजाहिदीन बने थे, जो अफगान जिहाद चला था, वो था सारा का सारा इंसर्जेंसी के ऊपर। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंसर्जेंसी, बिकॉज दे डू नॉट वांट द रशियन गवर्नमेंट, द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट टू रूल देम। कम्युनिज्म जो है ना, बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है, जो रशिया उस वक्त जिसको प्रोपिगेट करता था, जिसको रशिया फ्लरिश करता था दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर के टाइम के अंदर, वो बेसिकली गॉडलेस सोसाइटी के ऊपर बिलीव करता है। तो अफगानी तो थे, वो तो मुसलमान थे, उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर कैसे कोई एक गॉडलेस सोसाइटी ने आके जो है, जो किसी खुदा पे यकीन नहीं रखती, उन्होंने आगे हम पर कैसे रूल करना शुरू कर दिया। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंसर्जेंसी। अफगान तालिबान जो थे, या जो जिहाद हुआ था, दैट वाज इंसर्जेंसी। वो उस गवर्नमेंट को, जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट उन पर आकर बैठ गई थी, उस पर उसको खत्म करना चाहते थे। they wanted to get their state free from that godless government of USSR. That is insurgency. उसके बाद सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो होती है ना, दैट इज कि एक स्टेट का पर्टिकुलर चंक जो है आपसे दूर हो जाता है, यानी कि एक स्टेट का पर्टिकुलर चंक जो है आपसे अलहदगी ले जाता है। जैसे ईस्ट पाकिस्तान की सबसे अच्छी एग्जांपल हम लगा सकते हैं। ईस्ट पाकिस्तान वाज अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो थी, आपका फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान होता है, जो बांग्लादेश बाद में बन गया 1971 के अंदर। फॉल ऑफ ईस्ट बंगाल जो था, ईस्ट पाकिस्तान था, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान था, वो बाद में जो है बांग्लादेश बना। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सेपरेटिज्म। एक पर्टिकुलर आपका एरिया का, एक पर्टिकुलर आपके चंक का, एक पर्टिकुलर स्टेट का जब एरिया दूर हो जाता है आपसे, बाय बाय इनिशिएटिंग वॉर और बाय इनिशिएटिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज नोन एज द सेपरेटिस्ट मूवमेंट। इंसर्जेंसी गवर्नमेंट को खत्म करती है विद इन द स्टेट, और सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो होती है, वो आपकी एक पर्टिकुलर टेरिटरी, एक पूरी स्टेट टेरिटरी है, उसमें से अपनी टेरिटरी को लेके लैदा हो जाती है, जैसे बांग्लादेश जो था 1971 के अंदर बन गया था। उसके बाद अप्रोचेस टू पीस आते हैं, लाइक डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ कन्वेनियंस आ जाते हैं। इसके अंदर देखिए, डिप्लोमेसी की मैंने अभी आपको शुरू में एग्जांपल बताई थी अफगान अकॉर्ड्स की। तो अफगान पीस अकॉर्ड्स जो हैं 2020 के अंदर जब साइन होते हैं, दोहा कतर के अंदर होते हैं, इसमें ज़ल्म खलीलजाद होते हैं, और यहाँ से जो है अफगान का जो है सारा डेलीगेशन होता है, वो बेसिकली जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं वॉर को। तो डिप्लोमेसी का एक की बेहतरीन एग्जाम्पल है अफगान पीस प्रोसेस। अफगान पीस अकॉर्ड्स जो हैं जब साइन हुए, तो उसके बाद आपकी जो है वॉर जो है ख़त्म हो गई फाइनली 2021 के अंदर, विड्रॉल ऑफ अमेरिकन फोर्सेस जो है अफगानिस्तान से हमें देखने को मिला। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ कन्वेनियंस भी इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ कन्वेनियंस जो है, इसके अंदर आपके पास लॉज ऑफ सीज आ जाते हैं, अनक्लॉज जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर आपके क्योटो प्रोटोकॉल इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर आपके पास पेरिस पीस एग्रीमेंट आ जाता है। इसके अंदर आपके पास यूडीएचआर जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इंटरनेशनल राइट्स, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आईएसएसपीआर आ जाता है, दी सॉरी आईसीसीपीआर आ जाता है, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आ जाते हैं। इकोनॉमिक राइट्स के ऊपर हमारा जो है वो आ जाता है, कवेनेंट आ जाता है। सीडॉ आ जाता है, जो कि विमेन की सेंट्रिक कवेनेंट है। तो इंटरनेशनल कवेनेंट मींस ऑल ऑफ दोज covenants, all of those treaties, all of those conventions which are regulating and which are ruling the international system, yeah, which are trying to at least systematically run the international system. Covenants तो ये basically है तो uncodified ही ना,
इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन क्या स्टेट उनको करती हैं अपने पास इम्प्लीमेंट? क्या स्टेट उनकी जो है वो पासदारी करती हैं? वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं नजर आती ना, वो तो बहुत जीरो है। लेकिन एटलीस्ट इंटरनेशनल लॉ कवेनेंट्स जो है वो एग्जिस्ट तो करते हैं। इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक अप्रोचेस टू पीस है। जिस तरह आजकल हम क्यों कहते हैं कि जी जो नीतनयाहू है, इसराइल के का जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नीतनयाहू, वो गाजा के अंदर जो सारा का सारा जेनोसाइड कर रहे हैं, वो बेसिकली जिनेवा कन्वेंशंस की जो है वो पूरी की पूरी वायलेशन है। लेकिन जिनेवा कन्वेंशंस तो कहते हैं कि जी आपने हॉस्पिटल्स को अटैक नहीं करना। अब अभी कुछ दिन पहले डॉन में आया हुआ था कि जो उन्होंने नसीर हॉस्पिटल को जो है वहां पे अटैक किया है इसराइल ने, तो दैट इज जिनेवा कन्वेंशन की ये टोटल और ये पूरी पूरी वायलेशन है। इसके बाद उन्होंने इससे पहले अल अहली हॉस्पिटल को किया था, अल शिफा हॉस्पिटल पे उन्होंने जो था अटैक किया था। स्कूल्स के ऊपर वहां पे वो अटैक करते हैं, सिविलियंस के ऊपर वो अटैक करते हैं। तो वो बेसिकली जो है दैट इज दी वायलेशन ऑफ जिनेवा कन्वेंशंस। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो बेसिकली तो रेगुलेट करता है आपके इंटरनेशनल अफेयर्स को। इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं है, दैट इज अनदर डिबेट। लेकिन इंटरनेशनल लॉ कवेनेंस जो है अप्रोचेस टू पीस के अंदर आपका कंसिडर किया जाता है। उसके बाद नेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, यूएन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है। यूएन जो है आपके सब जानते हैं कि जी वो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स को जो है उनको ख़त्म करने के लिए सोशल जो के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। इसकी इसकी वेरियस एजेंसीज हैं, हु है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इसका फूड प्रोग्राम आ जाता है, फिर इसकी आ जाती हैं यूनेस्को आ जाता है, यूनिसेफ आ जाता है, एंड देयर मैनी 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 टू मेंशन। आईएमएफ जो है वो वर्ल्ड आईएमएफ जो है इसके प्रोग्राम्स होते हैं, इसकी स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स हैं, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है। इसके अलावा इसके पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स हैं जो कि दुनिया के अंदर चलते हैं, जो कि दुनिया के अंदर से गुर्बत के खात्मे के लिए जो है काम करते हैं। और थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स जो हैं, पुअर स्टेट्स जो हैं, उनकी इकोनॉमिकली एडवांसमेंट की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक भी इसी तरीके से जो है पॉवर्टी पॉवर्टी रिडक्शन की बात करता है। वर्ल्ड बैंक के भी आगे ऑर्गन्स आ जाते हैं, इसके इसके ऑर्गन्स के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आ जाती है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स आ जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्कीम जो है डेवलपमेंट एसोसिएशन आ जाती है। एंड दो और हैं वो इस वक्त मुझे रिकॉल नहीं हो रहे, तो वर्ल्ड बैंक आ जाता है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉरेन पॉलिसीज जो हैं वो आप स्टेट्स बनाती हैं। जिस तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद चाइना, जैसे मैंने आपको बताया सी पैक, दैट इज़ अ फॉरेन पॉलिसी की मैनिफेस्टेशन है। इसके अलावा जो अब्राहम अकॉर्ड्स अगर किसी कोई देखता है न्यूज़ में, इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर रखता है, अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 के अंदर साइन हुए थे बिटवीन थ्री अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं, जिसमें जो इसराइल था, यूएई था और अमेरिका था। वो फॉरेन पॉलिसी थी, अमेरिका की भी फॉरेन पॉलिसी थी, इसराइल की भी फॉरेन पॉलिसी थी, यूएई की भी। तो 2020 के अंदर जो अब्राहम अकॉर्ड्स होते हैं वो फॉरेन पॉलिसी की एग्जांपल आ सकती है। फॉरेन पॉलिसी स्टेट्स हमेशा बनाती हैं टू परस्यू देयर नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये फॉरेन पॉलिसी की एक छोटी सी डेफिनेशन है। उसके बाद मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री के बगैर जो है आप आईआर को कभी नहीं पढ़ सकते। हिस्ट्री हमेशा से आईआर के अंदर एक बहुत मेजर चंक है, कंसिडर किया जाता है। हमने अपने पहले 3 सेमेस्टर्स जो है हिस्ट्री के कोर्सेज पढ़े थे, और हिस्ट्री भी सिर्फ ये नहीं कि कहीं कहीं से उठा के पढ़ ली थी। हिस्ट्री को हम पूरा देख कर चलते हैं, एरिया वाइज जो है हम लेकर चलते हैं। तो उसके अंदर हमारी अमेरिकन हिस्ट्री भी होती है, यूरोपियन हिस्ट्री भी होती है। इसके अलावा हमारे पास जो है बाकी मॉडर्न हिस्ट्री भी होती है। तमाम हिस्ट्रीज जो है वो हम पढ़ते हैं। एरिया स्टडीज के अंदर जो है ना आपका एरियाज आ जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान इज इन साउथ एशिया, ये साउथ एशिया की एक अलहदा हम कोर्स पढ़ते हैं। जिस तरह अभी एमफिल के अंदर ही मेरा कोर्स था, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रेटेजिक सिनेरियो इन साउथ एशिया। फिर मिडिल ईस्ट हम पढ़ते हैं, फिर लैटिन अमेरिका हम पढ़ते हैं। उसके अलावा हम जो है ईस्ट एशिया पढ़ते हैं। ईस्ट एशिया जो है सारा आपका जापान वगैरह जो है वो तमाम स्टेट्स जो हैं वहाँ पे आ जाते हैं। साउथ कोरिया वहाँ पे आ जाता है, तो वो ईस्ट एशिया के स्टेट्स आ जाते हैं। इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका, पॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका हमने पढ़ा था। तो वो जो एरिया स्टडीज है ना, बेसिकली दैट इज मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका एंड योर सेंट्रल एशिया, ये तमाम के तमाम, अफ्रीका, ये तमाम के तमाम जो है आपके एरिया स्टडीज हो जाते हैं। अच्छा, सोर्स जो है ये अनीक चैटर्जी की बुक में था, लेकिन अनीक चैटर्जी की बुक में जो है ये बहुत थोड़ा सा बयान किया हुआ है, बहुत थोड़े थोड़े ऐसे पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स की ना रेपिटेशन मुझे लगी थी। अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को भी लिख लेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, बिकॉज तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है सारे इंटरनेशनल रिलेशंस को। इसमें सब कुछ मैंने बयान कर दिया है। तो अगर आप इनको भी लिख लेंगे, जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताई हैं उसके साथ लिख लेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका स्कोप वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा।
उसके अलावा हम एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये लास्ट हमारा टॉपिक है, घबराए नहीं आज। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, इसका जो हम इसको बेसिकली दो मेन कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की बात करेंगे, उसके बाद हम थ्योरेटिकल एवोल्यूशन की बात करेंगे। अच्छा, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन जैसे मैंने पहले ही बताया, हिस्ट्री को आप आईआर में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चंक, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईआर सब्जेक्ट। तो थ्री मेजर वॉर्स जो हैं दैट हैव पेव्ड द वे फॉर द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ आईआर। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, पास पेपर्स के अंदर भी आए हैं। 2025 के अंदर था पेपर वन के अंदर इसका सवाल, उससे पहले 2023 के टू के अंदर मुझे याद पड़ता है मैंने देखा था, तो ये एवोल्यूशन के ऊपर तब भी एक सवाल आया हुआ था। तो थ्री मेजर वॉर्स जो हैं, सबसे पहले पेलोपोनेशियन वॉर आ जाती है। पेलोपोनेशियन वॉर जो है दैट वाज बेसिकली अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट जो कि एंशियंट ग्रीस के अंदर होता है बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा, और दैट फंडामेंटली अल्टर्ड द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड, इन द ग्रीक वर्ल्ड। देखिए, जब आप हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं ना, तो जो ग्रीक वर्ल्ड है ना, या जो ग्रीक सिविलाइजेशन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है दुनिया के अंदर। ग्रीक सिविलाइजेशन ने आपको देखें, सोक्रेटिस था, आपका एरिस्टोटल था, प्लेटो था, अलेक्जेंडर द ग्रेट था, ये तमाम ग्रीक फिलोसफर्स थे ना। जब अगर कोई यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो या किसी ने अगर पढ़ी हो, तो ये तमाम के तमाम ग्रीक फिलोसफर्स थे। तो ग्रीक जो है, उन्होंने उन्होंने मेडिसिन के ऊपर बड़ा काम किया, पाइथागोरस जो थे उन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर बड़ा काम किया। इसी तरीके से म्यूजिक के, इवन म्यूजिक फिगर के ऊपर काम जो है वो हमें ग्रीक सिविलाइजेशन से मिलता है। तो ग्रीक सिविलाइजेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन पेलोपोनेशियन वॉर एक ऐसी आई जो कि एंशियंट ग्रीक जो कि एथेंस और स्पार्टा के दरमियान होती है, लेकिन एट द एंड जो है वो सारा का सारा स्पार्टा जो है वो जीत जाते हैं, और एथेंस जो है वो हार जाते हैं। जब ये काम होता है ना, और स्पार्टस जो है वो बेसिकली पर्शियंस की जो हेल्प के साथ जो है वो जीतते हैं, तो इसके बाद जो है ना, आपका जो बैलेंस ऑफ पावर है, यानी कि जो ग्रीक वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस है, ग्रीक वर्ल्ड की जो पावर है, ग्रीक वर्ल्ड की जो हेजेमनी है दुनिया के अंदर, वो फिर कम होना शुरू हो जाती है। जब वो कम होना शुरू होती है, तो फिर एथेंस की हेजेमनी जो है, एथेंस की पावर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली पेलोपोनेशियन वॉर जो होती है, पहली वॉर थी जिसने आईआर के सब्जेक्ट को इवॉल्व करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और इसके अंदर ग्रीक वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, क्योंकि स्पार्टास जो थे वो जीत गए थे। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द वॉर अल्टीमेटली एंडेड विद स्पार्टा's victory, the destruction of Athens' naval power, and the dismantling of its empire. The conflict left Greece significantly weakened, contributing to its eventual vulnerability to outside powers such as the rise of Macedonia. तो बाकी सारी पावर्स जो थी, इंपीरियल पावर्स जो थी, उनका राइज जो है वो हमें देखने को मिलता है पेलोपोनेशियन वॉर के बाद। उसके बाद सेकेंड कम्स दी 30 years वॉर 1618 से 1648 के अंदर चलती है। ये वॉर जो है ये बेसिकली कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान होती है। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो है ना, ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी के अंदर दो मेन सेक्ट्स हैं जिनके अंदर जो है लड़ाई थी जो थी वो चलती थी। जो कैथोलिक्स थे ना, दे ऑलवेज वांटेड कि रिलीजन की जो है ना, वो पॉलिटिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर और सोशल अफेयर्स ऑफ द स्टेट के अंदर इंटरवेंशन रहे। वो कभी भी कैथोलिक्स जो थे ना, वो सेक्युलरिज्म की तरफ नहीं जाना चाहते थे। जबकि प्रोटेस्टेंट्स जो थे ना, अगर आपको आसान अल्फाज में बताया जाए, प्रोटेस्टेंट्स जो थे ना वो सेक्युलरिज्म की तरफ जाना चाहते थे। वो कहते थे कि देयर इज नो लिंक बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड इकोनॉमी एंड अदर थिंग्स, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। तो वो इस चीज की निगेशन की तरफ जाना चाहते थे। तो फाइनली ये वॉर होती है, 30 years वॉर जो है 1618 से 1648 के अंदर। ये बड़ी डेडली कॉन्फ्लिक्ट था यूरोप के अंदर। और इसके बाद जो है आपकी ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है वो 1648 के अंदर साइन हो जाती है। और इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम जो है, ये फिर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है दुनिया के अंदर। ये फिर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आती है आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट के अंदर। पहले पहले पेलोपोनेशियन वॉर ने जो थी वो जो थी एथेंस की सारी पावर थी उनको लूज कर दिया था। ग्रीक्स की सारी पावर जो थी, ग्रीस सिविलाइजेशन जो थी, उसको खत्म कर दिया था। जहां से इतने बड़े बड़े मुफक्कर आए थे, वो एक बैलेंस ऑफ पावर के अंदर रीजन बैलेंस ऑफ पावर के अंदर एक चेंज आया था। फिर उसके बाद दूसरा मेजर जो कॉन्सेप्ट आता है नेशन स्टेट सिस्टम का, वो यहाँ से ही इवॉल्व करता है। कि दुनिया में देखिए, नेशन स्टेट सिस्टम मैंने आपको पहले बताया, हमने पामाय पर्किंस की डेफिनेशन में पढ़ा कि स्टेट जो है दैट विल ऑलवेज रिमेन द मेन इंटरनेशनल एक्टर। कुछ भी हो जाए, स्टेट को, पाकिस्तान को कोई नहीं हिला सकता। स्टेट, पाकिस्तान इज अ स्टेट दैट विल ऑलवेज रिमेन द मेन इंटरनेशनल एक्टर बाय वट एवर मीन्स। उसको कुछ भी बाहर हो जाए, इट विल रिमेन एन इंटैक्ट। तो 30 years वॉर के बाद 1648 के अंदर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आपको नेशन स्टेट सिस्टम दे रही है। तो ये बहुत बड़ी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट के अंदर एवोल्यूशन होती है, डेवलपमेंट होती है। उसके बाद आ जाती है आपके पास वर्ल्ड वॉर वन।
वर्ल्ड वॉर 1 जो है 1914 के अंदर स्टार्ट होती है, 1918 के अंदर खत्म हो जाती है। ये दोबारा से जो है ये एक लेकर आती है कॉन्सेप्ट कि डेमोक्रेसीज जो है ना वो कभी भी डेमोक्रेसीज के साथ फाइट नहीं करती। एक तरफ सेंट्रल पावर्स होती हैं जिसके अंदर तमाम की तमाम डिक्टेटरशिप्स और अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती हैं, और एक तरफ आपकी डेमोक्रेसीज होती हैं, आपकी एलाइड पावर्स होती हैं जिसमें तमाम की तमाम जो है आपकी डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है ना वो एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट लेकर आती है दुनिया के अंदर। इस तनाज़ुर में जो मैंने आपको बताया था, डेमोक्रेसीज नेवर फाइट विद द डेमोक्रेसीज, हमेशा डेमोक्रेसीज जो है वो आपकी डिक्टेटरशिप्स के साथ ही फाइट करती हैं। इसके बाद जो है आपका सेंट्रल पावर्स जो हैं वो जीत जाते हैं, और सॉरी सेंट्रल पावर्स जो हैं वो हार जाती हैं, सॉरी सॉरी सेंट्रल पावर्स जो हैं वो हार जाती हैं, और आपकी एलाइड पावर्स जो हैं वो जीत जाती हैं वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। और इसके बाद इंपीरियल कोलैप्स जो है वो होता है। ये देखिए मैंने नीचे ही लिखा हुआ है कि द वॉर लेड टू द फॉल ऑफ 4 मेजर इंपीरियल डायनेस्टीज इन जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगेरी एंड टर्की। एलाइड पावर्स वॉन द वर्ल्ड वॉर 1। तो ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 जो है एक बड़ी मेजर शिफ्ट लेकर आता है। ये वाली जो आपको डिबेट है ये अनीक चैटर्जी के बुक में से भी मिल जाएगी, ऑनलाइन सर्च करेंगे तो वो भी मिल जाएगी, और इसके अलावा जो मेरी स्लाइड्स हैं वो भी आपको साथ शेयर कर दिए जाएंगी। उसके बाद आपकी थेरेटिकल एवोल्यूशन आ जाती है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हमने देख लिया, अब थेरेटिकल एवोल्यूशन की हम बात करते हैं। थेरेटिकल एवोल्यूशन जो है ना वो 4 मेन ग्रेट डिबेट्स ऑफ आईआर की बात करता है। थेरेटिकल एवोल्यूशन मीन्स कि कैसे थ्योरी ने जो है आईआर के सब्जेक्ट को इवॉल्व किया था, डेवलप किया था। सबसे पहली डिबेट जो है आपकी आ जाती है रियलिज्म एंड आइडियलिज्म के ऊपर। ये 1919 से 1939 के अंदर चलती है। अच्छा, 1919 से 1939 का जो पीरियड है ना, ये सारा का सारा इंटर वॉर पीरियड हम इसको कहते हैं। इंटर वॉर पीरियड मीन्स कि वो पीरियड जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के दरमियान का जो सारा पीरियड है ना, दैट इज़ द इंटर वॉर पीरियड। यानी कि 1914 से 1918 तक आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती है, फिर 1919 से 1939 तक आपका इंटर वॉर पीरियड चलता है। 1939 के अंदर फाइनली हिटलर अटैक कर देता है, जर्मनी अटैक कर देता है पोलैंड के ऊपर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल पड़ती है। तो ये जो सारा 1919 टू 1939 का पीरियड है ना, इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, हम हिस्ट्री के अंदर इसको जो है इंटर वॉर पीरियड कहा जाता है। फर्स्ट डिबेट जो है इस पीरियड के अंदर इमर्ज हुई थी। ये इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस के ऊपर डिबेट है, रियलिज्म और आइडियलिज्म के ऊपर डिबेट है। रियलिज्म मींस क्लासिकल रियलिज्म, आइडियलिज्म मींस क्लासिकल आइडियलिज्म के ऊपर डिबेट है। क्लासिकल का रियलिज्म मींस के ह्यूमन नेचर के ऊपर सेंट्रिक की इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस की ये डिबेट है। और इसके इसके अंदर बेसिकली ह्यूमन नेचर के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, फोकस किया जाता है। स्टेट्स जो है nature that is very much nasty, that is very much greedy, that is very much chaotic, और that is very much power centric, power hungry। इंसान की जो फितरत है ना वो बेसिकली कंपेल करती है उसको
जी जी, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? क्लास मुझे प्लीज कर बता दे, मैं आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। चलें, तो आई एम रियली सॉरी। ये असल में ना आज लिंक वो सर ने शेयर किया हुआ है, तो वो ना मुझे बार बार क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है, और मैं होस्ट भी नहीं हूँ ना, तो मैं इस वजह से ना शेयर कर पाती हूँ, ना माइक अपना ऑन कर पाती हूँ। खैर, अच्छा जी, चलें, हम थेरेटिकल एवोल्यूशन तक पहुंचे थे, जस्ट रैपिंग अप द इंटायर डिबेट। थेरेटिकल एवोल्यूशन के अंदर मैंने आपको बताया कि जी क्लासिकल रियलिज्म है, क्लासिकल आइडियलिज्म है, और ये जो है सारा का सारा ह्यूमन नेचर के ऊपर फोकस करती है, ह्यूमन सेंट्रिक होती है। और क्लासिकल रियलिज्म ये बात कहती है कि जो ह्यूमन नेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा नेस्टी है, वो बहुत ज़्यादा पावर हंग्री है, तो उसकी वजह से जो है लीडर्स जो है वो वॉर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्लासिकल रियलिज्म के अंदर हम नीथन चाहो की एग्जाम्पल आप लोग ले लें, और उसके अलावा आप लोग प्यूटिन की एग्जाम्पल ले लें रशिया के अंदर, तो ये क्लासिकल रियलिज्म के तनाज़ुर में बात है। क्लासिकल आइडियलिज्म ये बात कहती है, जो कि जॉन लॉक ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। आइडियलिज्म को हम क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं। आइडियलिज्म की थ्योरी एक है तो सही हमारे आया की, लेकिन वो बिल्कुल ही बेचारी, उसको कभी किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, वो कभी कहीं पैराडाइम में आपको नजर नहीं आएगी, किसी के स्टडी के ऊपर नजर नहीं आएगी, बिकॉज वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज नॉट एन आइडियलिस्टिक सिचुएशन। हम अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के ये बात कर रहे होते हैं दैट वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज नॉट एन आइडियलिस्टिक सिचुएशन, इट्स ऑलवेज द रियलिज्म प्रिवेलिंग एवरीवेयर। तो क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो ये बात कहती है कि जो इंसान जो है ना, इंसान की नेचर है, ह्यूमन नेचर, दैट इज वेरी मच लविंग, दैट इज वेरी मच कोऑपरेटिंग, दैट इज नॉट वॉर सेंट्रिक, दैट इज नॉट पावर हंग्री। तो वो जो क्लासिकल आइडियलिज्म है वो कहती है कि वो कॉपरेशन की तरफ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाकू नहीं है। क्लासिकल आइडियलिज्म के अंदर आप लोग जो हैं इसके प्रोपोनेंट मैंने आपको बता दिया जॉन लॉक है, और इसके अंदर आप उसकी एग्जांपल ले सकते हैं वुड्रो विल्सन की, जिसने 14 पॉइंट्स दिए थे। वो बेसिकली जो है सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो लिबरलिस्टिक टेंडेंसीज के ऊपर ही आते हैं। उसके बाद आपका आ जाती है ट्रेडिशनलिज्म वर्सेस बिहेवियरलिज्म। अच्छा जी, 1950s टू 1960 सेकंड ग्रेट डिबेट ऑफ आईआर इमर्ज होती है। बिहेवियरलिज्म जो है ना, वो बेसिकली साइंटिफिक डाटा की बात करती है। ये डेविस ईस्टन और कार्ल ड्यूच ने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था। बिहेवियरलिज्म ये बात कहती है कि आपका जो है ना साइंटिफिक डाटा है ना, साइंटिफिक डाटा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो आपके इंटरप्रेट करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। आपके आईआर की सिचुएशंस को इंटरप्रेट करने के लिए हमेशा साइंटिफिक डाटा और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस आपके जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर न्यूचर के ऊपर जो है ना वो कोई बात नहीं है। ये बेसिकली ट्रेडिशनलिज्म की जो है जो पिछले थेरी है ना, ये उसकी निगेशन करती है। ये बात करती है कि जी बिहेवियरलिज्म ये बात कहती है कि साइंटिफिक डाटा जो है ना वो आपका मेन प्रिडिक्ट करेगा इंटरनेशनल रिलेशंस के इवेंट्स को। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं, बिहेवियरलिज्म के अंदर जो है ना आती है थ्योरी आपकी बिहेवियरल अप्रोच आती है, इसके अंदर साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है, इसके अंदर बिहेवियरल अप्रोच जो है वो थ्योरी आती है। तो इसके अंदर जो है ना बिहेवियरल अप्रोच ये बेसिकली बात करती है कि जिस तरह ट्रम्प था, 1.0 रजीम थी ट्रम्प की, पहले 2018 में भी ट्रम्प आया था ना, ट्रम्प 1.0 रजीम जो थी उसे 2018 के अंदर जो है ना वो अब अप्लाई किया था, सॉरी, वो उसने इम्पोज किए थे, टैरिफ्स इम्पोज किए थे। उसने यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो थी उसने स्टार्ट की थी, ठीक हो गया। अब 2.0 के अंदर ट्रम्प दोबारा आया 2025 के अंदर। तो बिहेवियरलिज्म ये बात करती है, सेकंड ग्रेट डिबेट ऑफ आईआर ये बात करती है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, सॉरी, बिहेवियरल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक रेवोल्यूशन ये बात करती है कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करके हम फ्यूचर की पॉलिसीज को स्टेट्स की लीडर्स की इंटरप्रेट करते हैं, एंड दैट इज जस्टिफाइड विद द केस स्टडी ऑफ ट्रम्प 1.0 एंड ट्रम्प 2.0 रजीम। 1.0 के अंदर टिप्पी आके उसने यूएस चाइना ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी, टैरिफ्स इंपोज किए थे मैक्सिको, कनाडा, पूरी दुनिया के ऊपर, यूरोपियन यूनियन सबके ऊपर, इंडिया के ऊपर, हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। अब दोबारा आके उसने ट्रम्प ने 2.0 के अंदर यूएस चाइना ट्रेड वॉर स्टार्ट की। नॉट इट इज नॉट ओनली द यूएस चाइना, इट इज विद द वर्ल्ड। ट्रेड वॉर जो है वर्ल्ड के साथ पूरी चल रही है उसकी। उसने देखिए कनाडा के ऊपर लगाए हैं, मेक्सिको के ऊपर लगाए हैं, चाइना के ऊपर लगाए हैं, पाकिस्तान के ऊपर लगाए हैं, इंडिया के ऊपर अभी लगाए हैं। तो वो बेसिकली बिहेवियरलिज्म ये बात करती है कि साइंटिफिक डाटा को यूज करके, साइंटिफिक एनालिसिस को यूज करके, अपने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशंस को यूज करके आप कोई भी केस स्टडी को जस्टिफाई करते हैं, हिस्टोरिकल एनालिसिस को लेके, हिस्टोरिकल केस स्टडीज को लेके, एग्जांपल्स को लेके आप करते हैं। ऐसे ह्यूमन नेचर न्यूचर के ऊपर जो है ना वो कोई बात नहीं चलती। ये तो कुछ भी हो सकती है। वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर तो अच्छी भी हो सकती है, ह्यूमन नेचर तो बुरी भी हो सकती है।
वो ह्यूमन नेचर के ऊपर बात नहीं करते जैसे पिछली थ्योरी ने की है। वो बात करते हैं साइंटिफिक के ऊपर, वो बात करते हैं कि अकल के ऊपर, रैशनैलिटी के ऊपर, एक्सपीरियंसेस के ऊपर क्या आपकी आउटकम्स आते हैं लीडर्स के, स्टेट्स की पॉलिसीज के, और कैसे वो इम्पैक्ट करती हैं आपके इंटरनेशनल सिस्टम को। अच्छा, ये थर्ड ग्रेड डिबेट जो है आईआर की न्यो न्यो डिबेट है। इसमें न्यो रियलिज्म आती है, न्यो लिबरलिज्म आती है। 1970 1980s के अंदर की ये डिबेट है। अच्छा, सेकंड डिबेट जो है ना ये साइंटिफिक लेवल की डिबेट है। फर्स्ट डिबेट जो है ना ये आपकी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर डिबेट है। सेकंड डिबेट आपकी साइंटिफिक लेवल के ऊपर डिबेट है। थर्ड डिबेट आपकी स्टेट लेवल के ऊपर डिबेट है। ठीक है, ये स्टेट लेवल के ऊपर जो है ये डिबेट जाती है, ये बेसिकली पॉजिटिविज्म के ऊपर फोकस करती है। ये कहती है न्यू रियलिज्म इसके अंदर आया, केनेथ वॉट्स ने दिया। वो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल सिस्टम जो है ना वो इतना ज्यादा खराब है, इतना ज़्यादा झगड़ालू है, इतना ज़्यादा एनार्किक है। एनार्की का मतलब होता है कि ना आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ना कोई अथॉरिटी नहीं है जो कि इंटरनेशनल सिस्टम को रेगुलेट करे। एनार्की एनार्की हर जगह क्योस है, क्योस है। हर रियासत अपनी बात कर रही है, हर एक लीडर अपने इंटरेस्ट की बात कर रहा है, हर रियासत जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रही है, नेशनल पावर की बात कर रही है, अपनी फॉरेन पॉलिसीज को बनाने में लगी हुई है। कोई किसी का कोई ख्याल नहीं कर रहा, क्योंकि कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है दुनिया के अंदर कि किसी भी दुनिया के एक्शन को रेगुलेट किया जा सकते, इंटरनेशनल सिस्टम को रेगुलेट किया जा सकता है। इसलिए वो अनार्किक है, इसलिए वो क्योटिक है, इसलिए वो बुरा है। तो वो कहते हैं कि जी क्योंकि न्यू रियलिज्म ये कहता है कि जी क्योंकि दुनिया बुरी है, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है, इसकी वजह से हर स्टेट जो है उसको सिक्योरिटी डायलेमा रहता है। ये बेसिकली तो मैं आपको न्यू रियलिज्म पढ़ाना शुरू हो गई हूँ, वो मैं आपके आगे चल के पढ़ाऊंगी। दुनिया के अंदर आपका हमेशा डायलेमा रहता है, सिक्योरिटी डायलेमा रहता है। हर किसी को अपनी अपनी टेंशन है, मुझे भी टेंशन है, आपको भी टेंशन है, आपके हमसायों को भी टेंशन है, उसके आगे भी लोगों को टेंशन है, उसके आगे भी लोगों को टेंशन है। इसी तरीके से रियासतें हैं, पाकिस्तान को भी टेंशन है, इंडिया को भी टेंशन है, चाइना को भी टेंशन है, अमेरिका को भी टेंशन है, अफगानिस्तान को भी टेंशन है, यू नेम एंड देयर आर मेनी मेनी। तो सबको अपनी अपनी सिक्योरिटी डायलेमा, सबको अपने अपने इंटरेस्ट की पड़ी है। इसकी वजह से जो है हर स्टेट चूंकि सबको अपनी अपनी पड़ी है, तो इस वजह से पाकिस्तान भी जो है वो अपनी ही पॉलिसीज की बात करता है, पाकिस्तान भी फिर अपनी नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है, पाकिस्तान भी फिर अपनी नेशनल पावर की बात करता है। इसी तरीके से अफगानिस्तान भी अपनी नेशनल पावर की, नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। कोई भी स्टेट किसी का ख्याल नहीं रखता, कोई भी स्टेट किसी की चीज के ऊपर नहीं चाहता। इस वजह से वॉर्स भी हैं दुनिया में, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं दुनिया में। हम देखिए रूस और यूक्रेन वॉर आपके सामने 2022 से चली, डेडली कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है दिन ब दिन। आपके पास गाजा का कॉन्फ्लिक्ट है, दैट हैज लाइक माइंड आपका मतलब आपका खत्म हो जाता है। इंसान बहुत ज्यादा इस पर, मैं कहती हूँ जैसे मैं हम न्यूज में देखते हैं तो आपका एक एक एंड लेवल का कॉन्फ्लिक्ट वहां पे चल रहा है। तो दैट इज बेसिकली न्यू रियलिज्म की, चूंकि दुनिया ही खराब है, चूंकि दुनिया में ही नारकी है, चूंकि दुनिया में ही इंस्टेबिलिटी है, इस वजह से हर रियासत जो है वो अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रही है। अच्छा, न्यू लिबरलिज्म क्या बात करती है? न्यू लिबरलिज्म कहती है कि जी नहीं, दुनिया जो है ना वो इतनी बुरी भी नहीं है, अनार्की तो है, वो ये तो मानते हैं वो कि दुनिया में अनार्की तो है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है जितने न्यू रियलिस्ट बना देते हैं। वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो है ना, जैसे यूएन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, सार्क है, अब तो ब्रिक्स भी बन गया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस जो है ना ये अनार्की, अनार्की को तो वो मानते हैं। वो ये तो कहते हैं न्यू लिबरलिस्ट के दुनिया में अनार्की तो है, मसले तो हैं, झगड़े तो हैं, और नो नो सेंट्रल अथॉरिटी बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करती दुनिया में, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के जरिए जो है हम कॉपरेशन को इंश्योर कर सकते हैं। न्यू लिबरलिस्ट की तनाजर के अंदर, न्यू लिबरलिस्ट के उसके 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 पैराडाइम, उसके पैराडाइम या उसके नजरिए के अंदर ये न्यू लिबरलिस्ट ये बात करते हैं। तो ये बेसिकली थर्ड ग्रेड डिबेट जो है न्यू न्यू डिबेट है, ये पॉजिटिविज्म के ऊपर बात करती है, स्टेट लेवल एनालिसिस के ऊपर बात करती है। अब आ जाती है फोर्थ ग्रेड डिबेट ऑफ आया 1990 ऑनवर्ड्स चलती है। ये बेसिकली पोस्ट पॉजिटिविज्म के ऊपर बात करती है। पोस्ट पॉजिटिविज्म ये बात कहती है कि जी जो आपका है ना, ये आप अभी आप परेशान ना हो जाए, सब तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, ये अभी तो सिर्फ मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, बहुत मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा रही हूँ। अभी जब हम आगे चल के थीरीज करेंगे ना तो ये आपको सारी चीजें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बेसिकली तो थ्योरेटिकल एवोल्यूशन है ना थीरीज का, तो पूरे पूरे हमने वो चैप्टर्स हैं थीरी की, पूरी पूरी डिबेट्स हैं थीरी के अंदर, तो बहुत सारी चीजें, ये तमाम चीजें आपको वहां जाके क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं जितना क्लियर कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, आई एम श्योर कि आप लोग तमाम स्टूडेंट्स परेशान ना बस हो गए हो, तो फर्स्ट क्लास है। लेकिन इसके अंदर मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर लेती हूँ, लेकिन बाद में जाके जब हम थेरीज करेंगे आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तमाम थेरीज आपने पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद फोर्थ ग्रेड डिबेट ऑफ आया जो है 1990s ऑनवर्ड्स चलती है, ये पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करती है। ये बेसिकली फोकस करती है आइडियाज के ऊपर, आइडेंटिटीज के ऊपर, ये पोस्ट फंक्शनलिज्म के ऊपर बात करती है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर बात करती है। और ये बात करती है कि जी कैसे दुनिया में सर्टन आइडेंटिटीज जो हैं, सर्टन आइडियाज जो हैं, वो आपके जो है इंटरनेशनल सिस्टम को, इंटरनेशनल रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं। जिस तरह फॉर इंस्टेंस
कंस्ट्रक्टिविज्म इसकी इसकी एक मिसाल, ये देखिए मैंने लिखी हुई है। गेम थ्योरी इसकी मिसाल है। ग्रीन थ्योरी इसकी मिसाल आ जाएगी। फेमिनिस्ट थ्योरी यहाँ पे मिसाल आ जाएगी। क्रिटिकल थ्योरीज भी यहाँ पे आएंगी। तो तमाम की जो थ्योरीज है ना, ये बात करती है कि कैसे आइडियाज जो हैं, आइडेंटिटीज जो है, वो किसी भी इंटरेस्ट, किसी भी स्टेट की पॉलिसीज को बनाती हैं, किसी भी स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट को बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें नॉर्थ कोरिया की, अगर मैं आपके साथ एग्जांपल ले लूं, या ईरान का अभी अभी आपके सामने हुआ है इंसिडेंट। ईरान वाली एग्जांपल आप लोगों को मुश्किल लगेगी। आप इंडिया के एग्जांपल है। इंडिया के अंदर देखिए हिंदुत्व है। इंडिया के अंदर आपको सबको ही पता होगा कि मोदी का हिंदुत्व चल रहा है, आरएसएस चल रही है। तो ये बेसिकली इंडिया की कंस्ट्रक्ट है। ये बेसिकली इंडिया की, मोदी की आइडेंटिटी है। इस वक्त जो है वो अखंड भारत की बात करता है ना, वो कहते हैं देखिए जो इंडिया है दैट इज भारत। तो इंडिया जो है मेरा भारत महान, वो बार बार कहता है। अखंड भारत की बात करता है। और इंडिया जो है दैट इज अनचैलेंजेबल की बात करता है। तो दैट इज बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म। जो आरएसएस है ना, या जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, द हिंदुत्व आइडियोलॉजी है टू बी पर्टिकुलर, दैट इज बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी आती है वहां पे। वो कंस्ट्रक्ट करता है अपनी आइडेंटिटी को, कंस्ट्रक्ट करता है अपनी किसी भी नैरेटिव को, और उसके बाद वो दुनिया के आगे सामने जाकर जो है उसको प्रेजेंट कर देता है। इसी के अंदर जो है पोस्ट मॉडर्निज्म भी आती है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, जो मीडिया की एक थ्योरी है ना हमारे आईआर की, वो भी मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगी, वो भी इसमें आती है। फोर्थ ग्रेड डिबेट ऑफ आईआर में पोस्ट मॉडर्निज्म ये बात करती है कि जो मीडिया है ना, मीडिया वो बेसिकली स्टेट्स उसको यूटिलाइज करती हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। एलीट उसको यूटिलाइज करती है, दुनिया की एलीट उसको यूटिलाइज करती है एज अ टूल फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट। अब इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ बीबीसी और इराक वॉर की। इराक वॉर होती है 2003 के अंदर। इराक वॉर में जो है अमेरिका इन्वेजन कर देता है इराक के अंदर 2003 के अंदर। और उसके बाद जो है अमेरिका कहता है कि जी सद्दाम हुसैन जो लीडर था उस वक्त इराक का, कि जी उसके पास जो है WMDs है, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। आज आके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस चीज़ को वेरीफाई किया है, इस चीज़ को जस्टिफाई किया है कि इराक के पास कभी भी, सद्दाम के पास कभी भी WMDs नहीं थे। उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि मीडिया को यूज किया था। बीबीसी था, CNN था, तमाम और भी न्यूज़ चैनल्स थे ग्लोबल मीडिया के, जो कि बार बार ये चीजें दिखाते थे कि जी इराक के अंदर WMDs पड़े हैं, सद्दाम के पास WMDs पड़े हैं, जो कि ग्लोबल पीस को थ्रेट है, जबकि कभी थे ही नहीं। पोस्ट मॉडर्निज्म ये बात करती है कि हर चीज मीडिया के तनाजर में जब आप उसको एक रंग दे देते हैं, जबकि उसका रंग जो होता है, उसकी असलियत जो होती है, वो कुछ और होती है। तो दैट इज ऑल अबाउट फोर्थ ग्रेड डिबेट ऑफ आईआर। इट्स ऑल अबाउट आइडियोलॉजीज, आइडेंटिटीज, नॉर्म्स, नॉर्मेटिव जो इश्यूज है ना, नॉर्मेटिव डिबेट्स हैं, वो फोर्थ ग्रेड डिबेट ऑफ आईआर के अंदर आती है। थैंक यू सो मच। आपका लेक्चर थोड़ा सा बार बार हुआ। द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। प्लीज प्लीज क्वेश्चंस पूछें आप लोग। जी जी, हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी, क्लास आप लोग नहीं आप लोग होस्ट नहीं है, आप लोग मतलब नहीं क्लास में बोल सकते? ये मैंने सना इम्तियाज को मेरा ख्याल है अनम्यूट किया है। देखिए सना, आप बोल सकती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम जी अस्सलाम सना जी। जी जी प्लीज। माइक चल रहा है मेरा। हाँ जी हाँ जी। आ, मैम बस मुझे एक पूछना था कि जैसे दो चीज़ें। पहले तो ये जो हमने जो रीसेंट वाला जो बिल्कुल जो एवोल्यूशन में पार्ट कवर किया है, ये हाँ क्या जी हाँ जी। जनरली आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव कहलाता है? पहली चीज़। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी नॉन वेस्टर्न थ्योरिस्ट के बारे में भी जो है बहुत ज़्यादा डिबेट होने लगी है कि उन्हें भी पढ़ना चाहिए, जैसे टाओइज्म वगैरह। तो हमें उसको किस तरह से कवर करना चाहिए और वो एवोल्यूशन में कहाँ पे आता है? देखिए एवोल्यूशन की जो बच्चे डिबेट है ना अपना सना, वो तो इधर तक ही है। नॉन वेस्टर्न थेरिस्ट जो है ना, वो बिलाशुबा आईआर के ही होते हैं, आईआर के ही हैं, लेकिन उनको हम इन डिबेट्स के अंदर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि फोर ग्रेट डिबेट्स ऑफ आईआर ही हैं। वो चार अभी तक जो इवॉल्व हुई हैं, वो यहाँ तक ही हुई हैं इवॉल्व ना। तो हम इसी को ही पेपर के अंदर लिखेंगे। हाँ, नॉन वेस्टर्न थेरिस्ट जो है उसको मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगी जरूर, क्योंकि आज पहला लेक्चर था तो मैं सारा कुछ ओरिएंटेशन दी, मैं सारा कुछ आज बता नहीं सकती थी।
आई होप मैंने आपको क्लियर किया है, नहीं तो आप दोबारा बता दें, मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ। वो ग्रेट डिबेट्स ऑफ आईआर के अंदर नहीं आती बेटे। वो जो है ना, उनका उनका डिबेट्स ऑफ आईआर के साथ कोई ऐसा लिंक नहीं है, नॉन वेस्टर्न थेरिस्ट जो है। क्योंकि आप देखिए, एवोल्यूशन ऑफ आईआर के ऊपर सवाल था, मेरे ख्याल है 25 के पेपर के अंदर ना। तो पहला सवाल ही था। तो वो मेरा ख्याल है पहला सवाल, हाँ पहला सवाल ही था। तो जो है वो एवोल्यूशन के ऊपर था, थेरेटिकल एवोल्यूशन के ऊपर था। उसमें हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, थेरेटिकल एवोल्यूशन, आप ये 4 ग्रेट डिबेट्स लिखेंगी। नॉन वेस्टर्न वाले तो उससे नीचे वाला सवाल था। जी, एनीवन एल्स? आप आपने हैंड्स रेज कर दें अगर किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो। नहीं तो वी कैन ऑलवेज कॉल इट अ डे। क्लास, एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? खुद से तो नहीं कहीं बोल रही मैं? हेलो? ठीक है, ठीक है, अच्छा। जी जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए, कुछ है क्वेश्चंस तो प्लीज बता दें आप लोग। आपको क्लास, आज का लेक्चर अच्छा लगा कि नहीं लगा? वॉज इट गुड, वॉज इट नॉट गुड, वॉज इट बैड? कुछ रिमार्क्स अगर कोई आप में से देना चाहे, पसंद करे तो। मेरा कोर्स, ये मैं सर उस्मान से आपको पूछ के जो है ना, मनाल शाहिद आपको बता दूंगी। जी जी प्लीज, शीजी इम्तियाज, हाँ जी बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। आप लोगों को थोड़ा सा फीडबैक अगर अगर मिल जाए तो। अच्छा लगा आप लोगों को क्वेश्चन, अच्छा लगा आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड और नॉट, आपको कुछ समझ में आई है कि ऊपर से ही गुजर गया है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम आईआर बैकग्राउंड के, कोई है क्लास में या नहीं? चल, थैंक यू अहमद हशाम। अब जो मेरा लेक्चर है ना, जी 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 समीना, सॉरी, मेरा जो, जी 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 समीना, बताएं बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। मेरा जो है अपना, थैंक यू सो मच सना। Simpler concepts from IR background. From IR background. अच्छा वासिफ, you are from IR background. चले, that's very nice. I have a very good, साथ एक बंदा भी है क्लास में, आप लोगों को सही IR के ऊपर चलते रहेगी बात हमारी। IR is a very good subject, dear students. It can either make you very happy or it can either make you very bad. आपका मूड बड़ा बुरा भी हो सकता है। अच्छा, मैं आपको पेपर रिव्यू बता देती हूँ। शीजी, अच्छा, अहमद हशाम is from strategic studies background. That's very nice, very nice. एक मिनट। मैं जी आपको सर उस्मान से जो है ना अपना, ये कंसल्ट करके जो है ना, बता दूंगी कि जी मेरा सेशन कब से स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक स्टूडेंट को पेपर अटेम्प्टिंग चाहिए थी। पेपर अटेम्प्टिंग के लिए जो है ना, जो ये शीज़ें इम्तियाज़ थी, इम्तियाज़ जो थे, वो इसके अंदर सबसे पहले जी आप इंट्रोडक्शन अपना लिखते हैं, ठीक है। सेकंड पे आप अपनी टर्म थेरी जो है उसको आप लोग बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी सॉवरेनिटी की टर्म है तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, उसकी सॉरी उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। वो किसने कोइन की थी, कहाँ पे हुई थी, जैसे आई एम सॉरी। जैसे थ्योरी अगर आप लोगों के पास आ जाती है क्लासिकल रियलिज्म, तो आप क्लासिकल रियलिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे। लिखेंगे जी क्लासिकल रियलिज्म जो है वो फर्स्ट ग्रेट डिबेट ऑफ आईआर से आती है। क्लासिकल रियलिज्म जो है वो हैंस जेमर गेंथो ने दी थी। उसकी किताब का नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, 1948 के अंदर वो किताब आती है। तो सारी थोड़ी बहुत डिटेल्स हो ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आप लोग वेल वर्स्ड हैं, आप लोग पढ़ के आए हैं सब कुछ। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद डिफाइन द टर्म और थ्योरी, जो भी है उसकी एक्सपोजिशन है, जैसे हम ऐसे में देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी, बिल्कुल देनी ज़्यादा ना इस पर टाइम वेस्ट करना बैठ जाइएगा। बिल्कुल मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने किसी पैराग्राफ में बना के दे दें, किसी डब्बे डुब्बे में बना के दे दें, किसी चार्ट में बना के दे दें, किसी जो हम बनाते हैं दूसरे जो होते हैं फ्लो चार्ट्स होते हैं उसमें बना के दे दें। जैसे मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मैं अक्सर इस पार्ट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करती होती हूँ। पेपर अच्छा भी लगता है, एग्जामिनर को पढ़ने में भी अच्छा लगता है, टाइम भी उसका वेस्ट नहीं होता है। देखिए, मेक द पेपर इजी फॉर योर एग्जामिनर। पेपर को उसके बाद इतना बंडल पड़ा होता है कि आप लोग का पेपर पढ़ने का उसके पास टाइम नहीं होता। तो इतने बंडल के अंदर तो मेक द पेपर इजी फॉर द एग्जामिनर, ठीक है। उसके बाद मेन बॉडी पे आप आ जाइएगा, मेन बॉडी के अंदर आंसर ऑफ द क्वेश्चन करिएगा। उसके बाद आप लोग अपनी थियोरेटिकल पैराडाइम्स को अप्लाई करिएगा, थीरीज जो अप्लाई होती है, तीन तो पूरी हर के ऊपर ही होती है, रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये तो सबके ऊपर होते हैं। क्रिटिकल थीरीज जो है वो चूंकि मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, मार्क्सिज्म से निकली है, तो वो क्रिटिकल थीरीज जो है वो किसी में होती हैं किसी में नहीं होती, ग्रीन थीरीज किसी में होती हैं किसी में नहीं होती। तो वो जिस जिस सवाल की नौयत है उस पर डिपेंड करता है। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस जरूर लिखिएगा।
सॉरी, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंसी रूल देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया आईआर इज एन एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट। आईआर की कोई कोई लिमिट नहीं है, कोई इसका टाइम पीरियड नहीं है, कुछ नहीं है आईआर का। इट इज इवॉल्विंग, कल भी इवॉल्व है, परसों भी इवॉल्व है, कल भी हुआ था, पहले भी हुआ था। इट इज एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट। आज आप मेरे से अगर पढ़ के चले जाते हैं सितंबर अक्टूबर तक, मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको 1.5 महीने में इसको कवर अप कर दूंगी, क्योंकि हम शायद रोजाना ही अपनी क्लास रखें, तो इसको मैं 1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह पूरा कवर अप कर दूंगी, सिलेबस को, पास पेपर, सब कुछ। उसके बाद अगर नवंबर में कोई मेजर डेवलपमेंट आती है, दिसंबर में कोई मेजर डेवलपमेंट आती है, जनवरी में कोई मेजर डेवलपमेंट आती है, तो यू हैव टू राइट दैट कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस इन योर पेपर, knowing the fact that information is relevant to your answer। एम ही बेपत की ना उड़ा दीजिएगा और बाद में कहेंगे मैडम फिजा ने कहा था। जो रेलिवेंट है, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस मीन्स विच द करंट इन्फॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट टू योर आंसर, उस बस कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर टू यू? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? हाँ जी समीना, यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, वेलकम टू द क्लास। इसको मास्टर करने का IR 130+ इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके मार्क्स आएंगे। और इसको मास्टर करने का थेरीज को अच्छे से पढ़ें, थेरीज को ज़रूर समझें, और थेरीज की एप्लीकेशन ज़रूर करें पेपर 1 पेपर 2 के अंदर। क्या सवाल है मनाल शाहिद का कि आयर का बेस्ट स्कोर क्या कंसिडर होता है? देखिए मनाल, इसमें तो डिफरेंट वर्जन ही हैं। कभी आपका 120+ स्कोर तो वैसे भी अच्छा ही समझा जाता है ना। जो 60-60 मार्क्स का होता है ना, 60-60 पे ही हम लोग चल रहे होते हैं। तो 60-60 मार्क्स का जो वो है ना कॉन्सेप्ट, या है जो स्टार्ट्स हैं, 120+ तो स्कोर जो है वो अच्छा ही समझा जाता है। 24 में बहुत पेपर मुश्किल था, हिट भी था यार। 25 में बहुत पेपर मुश्किल था, हिट भी था यार। लेकिन होप सो के 26 में ये सेफ जाए। और इसके मैम लेवल्स ऑफ एनालिसिस किस तरह पेपर में करने हैं, अपना आपको, आपका क्या नाम है समीना, वो मैं आपको क्लास में साथ साथ बताती जाऊंगी लेवल्स ऑफ एनालिसिस। बिकॉज देखिए आपकी पहली क्लास के अंदर यू विल नेवर बी वेल वर्स्ड इन दिस थिंग। आई विल टेल यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं आपको हर एग्जाम्पल, देखिए आज भी मेरा जो लेक्चर था उसके अंदर एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स थी। मैंने हर चीज़ के ऊपर दो दो एग्जाम्पल्स तो कोशिश की है कि दूं मैं। एलिमेंट्स ऑफ फायर के जब ऊपर हम आए तो मैंने वहाँ पे पाकिस्तान चाइना की केस स्टडी दी, पाकिस्तान अफगानिस्तान की केस स्टडी दी। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव यू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स, सो यू मे अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इंशाल्लाह आपको बताती जाऊंगी। लेवल्स ऑफ एनालिसिस आपको आ जाएंगे, लेवल्स ऑफ एनालिसिस पे आप बात कर लिया करेंगी। आप टेंशन ना लें। आप इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आई मेक श्योर कि एंड तक आप लोग अच्छे से वेल वर्स्ड हो जाएं इस सब्जेक्ट के अंदर, और अच्छा स्कोर करके जाएं। और इसमें बिल्कुल कंप्लीट कवरेज ऑफ द पेपर होगा, कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस होगा। यस यस, यू कैन अप्लाई मोर देन वन थ्योरी टू वन क्वेश्चन। ये किसने ये सवाल किया है? सॉरी, मेरे से सवाल मिस हो गया। समीना जी, समीना ने ही ये क्वेश्चन किया है, कैन वी अप्लाई मोर, यस यस, मोर देन वन थ्री टू वन क्वेश्चन, यस यस समीना, यू कैन अप्लाई। होती है अप्लाई, एक क्वेश्चन के ऊपर एक से ज्यादा थ्योरी बिल्कुल अप्लाई होती है, और कर भी सकते हो, करनी चाहिए भी है। मैम आपसे कांटेक्ट कैसे करना है? वो डियर ब्रदर बिलाल, वो आपको जो है सर उस्मान बता देते हैं। हमारा थोड़े दिनों में जो है वो आ जाएगा, अपना क्या कहते हैं कोर्स का सब, तो वो जो है आपको बता दिया जाएगा। I will get the scope 5 question in the exam. Isn't it too lengthy to attempt given we have very limited टाइम? हाँ तो मनाल शायद आपको जितने आसान लगते हैं आप उतने कर ले। वैसे तो अभी पता नहीं आप लोग हाउ मेनी ऑफ यू आर, मैम हाउ टू कांटेक्ट यू इन पर्सनल? आई कैन ऑलवेज ड्रॉप माई नंबर देन टू यू। समीना आप मेरा नंबर ले लें फिर, आई एम ड्रॉपिंग माई नंबर है, ठीक है, आप वो ले लें। ये मेरा नंबर है, फिजा इज माय नेम। अच्छा क्या सवाल था ऊपर? अ, हाँ जी, अब मनाल शाहिद आप देखिए, आप उसको लिमिट कर देना, आपसे जितने लिखे जाते हैं आप उतने लिख लो। वैसे आप लोगों की इतनी राइटिंग प्रैक्टिस हो जानी चाहिए एट द एंड तक ना। आर यू ऑल प्रिपेयरिंग फॉर CSS 2026 अटेम्प्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग? तो तब तक तो आपकी इतनी हो जानी चाहिए। हाँ, अगर आप इसमें से कुछ चीज़ों को कम करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स को मर्ज कर दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स को कम कर दीजिएगा। ये 12 है, 12-13 है, तो उसमें से कुछ कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा। अगर नहीं पूरे लिखे जाते तो 9-10 लिख लीजिएगा, 8-9 लिख लीजिएगा, ठीक है, वो लिख लीजिएगा। जस्ट भी है, टाइम कम है, ओके ओके समीना। आई मेक श्योर कि ये अगर सेशन शुरू, जब मैं आपको अगर कह रही हूँ, सॉरी, मैं आपको ये सेशन जल्दी आपका ख़त्म करा दूँ।
नहीं 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 अलीसे खान, यू नीड नॉट टू रीड ऑल ऑफ द बुक्स डियर डियर सिस्टर। आपको सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ अलीसे, आपको बिल्कुल जो है, जो मैं एक्सरसाइज प्रोवाइड करूंगी आप उसके ऊपर कर लें। उसके अलावा थोड़ी बहुत चीजें जो है हम वो ऐड ऑन करते जाएंगे। बुक्स में सारी किताबें नहीं पढ़नी डियर, आपने इसमें से कुछ कुछ चंक पढ़ना है, जो जो मैं आपको बताती जाऊंगी चंक पढ़ना है। ऐसा पूरी किताब तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी। तो पूरी किताब तो कोई भी नहीं पढ़ता ना, वो उसकी कोई सेंस बनती भी नहीं है पूरी किताब पढ़ने की। वो बात तो वही होती है ना, रियलिज्म। देखिए एक किताब में मेरे पास आया कितनी बुक्स पढ़ी हैं। आया की मेकिंग सेंस ऑफ ट्रांसलेशन थ्योरी पढ़ी है, एमफिल की बुक है मेरे पास रियलिज्म के ऊपर ना, सिर्फ रियलिज्म के ऊपर एक पूरा 50 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट, सॉरी 50 नहीं 70 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट पढ़ा है, जिसके अंदर रियलिज्म के सारे पैराटाइप्स पढ़े। ठीक है। उसके अंदर स्ट्रेटेजिक रियलिज्म है, क्लासिकल न्यू रियलिज्म, उसके बाद न्यू क्लासिकल रियलिज्म, उसके बाद आपके ऑफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म एंड जो नेम है नहीं, तो वो तमाम पढ़े। तो वो इतना बड़ा है अपना क्या कहते हैं आर्टिकल, कि वो तो सारा पढ़ना नामुमकिन है। मैंने तो चले एमफिल किया था ना, मैंने तो तब पढ़ा था। तो वो आपको नहीं वो पढ़ने के लिए दिया जाएगा, आपको जितना पढ़ाया जाएगा आप उतना नेट से पढ़ लें, किसी बुक में से पढ़ लें, दैट विल बी इनफ, मोर देन इनफ फॉर यू। सारी किताबें नहीं पढ़नी, इसमें से कुछ कुछ चीजें जो है वो पढ़नी है, जो रेलिवेंट है आपके, वो पढ़नी है। जी। एनी अदर क्वेश्चन? Thanks for the guidance. Thank you Manal for joining my session, and thank you सर उस्मान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया for giving me the opportunity। जी जी समीना जी प्लीज बताएं। सोर्सेज और एमसीक्यूज, हाँ जी पास पेपर्स। सबसे पहले समीना ने सवाल पूछा सोर्स फॉर एमसीक्यूज पास पेपर्स, वहाँ से करें आप एमसीक्यूज अपने। और पास पेपर्स को अच्छे से कवर करके जाइएगा, वहाँ से तकरीबन चीज़ें आपकी लग जाती होती हैं। उसके अलावा जो हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे यहाँ से भी लग जाएंगी आपकी। और इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल है वर्ल्ड टाइम्स की जो बुक है ना अपना, पास सॉरी वर्ल्ड टाइम्स की जो बुक है ना अपना एमसीक्यूज वाली, वो फिर ले लें, वो अच्छी है, वो ले लें। लेकिन वो बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। उसमें से फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो उसको डाइसेक्ट करके कर लें, क्योंकि मैंने कभी एज सच एमसीक्यूज के ऊपर ना सिर्फ अपना पास पेपर्स ही करती हूँ। मैम वैल्यूएशन करेंगे? जी बिल्कुल लीज़ा खान, बिल्कुल वैल्यूएशन करूंगी मैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एनी अदर क्वेश्चन? आप लोगों को समझ आई आज के लेक्चर की? ये सब ऊपर से ही गुजर गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वी हैविंग इन क्लास राइट नाउ? मैप्स लीजिए खान, देखिए आईआर के पेपर के अंदर ना सिर्फ वॉर वाले क्वेश्चंस के साथ ही लगते हैं, ठीक है। या कोई और अच्छा मजे की बात है, हिस्ट्री के ऊपर अब सवाल आता नहीं है। आप देखिए ना पेपर के ट्रेंड्स देखें, तो हिस्ट्री के ऊपर अब सवाल आते नहीं है। तो मैप्स ज्यादातर ना वहीं पर ही लगते हैं कि कैसे जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था, क्या मैप था। उसके अलावा कैसे हुआ था अपना कोल्ड वॉर के अंदर आ जाता है कि वो वियतनाम वॉर की आ जाती है, कोरियन वॉर आ जाएगी उसमें। तो वो है। थैंक यू वास्ते, तो वो सब आ जाता है। मैप्स ऐसे आईआर के पेपर में मैंने कभी बनाए भी नहीं है। तो मैप्स की प्रैक्टिस अगर आप कहेंगे तो कुछ ना कुछ उसका हम, पैलेस्टाइन इसराइल इशू, जी जी लीजिए खान, ये इट विल बी डिस्कस्ड इन क्लास ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ करंट इशू ना, पेपर में आ सकता है। तो वो हाँ जी मैं बता रही थी आपको कि मैप्स जो है ना वो सिर्फ हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं डियर। तो वो हिस्ट्री वाले सवाल तो आते ही नहीं है पेपर के अंदर। तो उसी के साथ ही बस सिर्फ मैप की प्रैक्टिस है जो मैंने की हुई। उसके अलावा वैसे मैंने कभी मैप की प्रैक्टिस नहीं की आईआर के पेपर के अंदर, ना ये जरूरत भी है। देखिए आईआर ना ऑलरेडी बड़ा लंबा पेपर होता है आपका, ये मैं आपको बड़े उसमें कह रही हूँ। आईआर ना ऑलरेडी बहुत लंबा पेपर है, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको चंक्स बताए ना, मेन सॉरी सारा आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक बताई है, तो वो ऑलरेडी बड़ा लंबा पेपर होता है। उसमें मैप्स को भी बीच में ले आएंगे तो फिर तो एक सवाल के ऊपर लग गया 2 घंटे। तो वो सारे पेपर नहीं होना बच्चे आपसे फिर। और वैसे भी जरूरत भी नहीं होती मैप्स के आईआर के पेपर में, मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है, अदर देन हिस्ट्री क्वेश्चंस। हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में तो है। उसके अलावा तो क्या लिखेंगे अब आप रियलिज्म के ऊपर, थ्योरी के ऊपर ना, कोई क्या मैप बनाएंगे अब आप, या क्या न्यू लिबरलिज्म के ऊपर बनाएंगे, क्या डिफरेंस बिटवीन न्यू रियलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म आता है पास पेपर्स में, उसमें क्या मैप बनाएंगे अब आप? ये कौन आपको सब कहता है लाइक पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट? पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बच्चे अब ये वॉर हुई है ना आपकी, सॉरी वॉर कह रही हूँ, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना आपका छोटा सा, ये 3 डे कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था आपका पाकिस्तान इंडिया के साथ। अब आप मुझे बताएं इसके अंदर क्या मैप बन सकता है? मुझे तो इसके अंदर मैप की समझ नहीं आती।
हालांकि ये सवाल हमारा आया था, हमने ये पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, क्योंकि जब ये हो रहा था ना, तब मेरा चल रहे थे पेपर्स, चल रहे थे फाइनल पेपर्स चल रहे थे ना मेरे एमफिल के। तो तभी हमारा सवाल आया भी है गोल्ड स्टार डॉक्टरीन के ऊपर। हमने पूरी एप्लीकेशन की थी ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की, मैंने तो एक एक पॉइंट को लगाया था, लेकिन मैंने मैप तो कोई नहीं बनाया था। क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिला करेगी मैप के थ्रू। अलीज़ा खान, मुझे नहीं लगता दैट शुड बी होना चाहिए। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर ले, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव में नहीं होने चाहिए मैप्स ना इस सवाल के अंदर। ये थ्रेटिकल है, डिस्क्रिप्टिव है। मैप्स, अब ड्रोन जहाँ पे भी गिरे हैं वो ठीक है, लेकिन उसको मैप्स के जरिए बनाना मुझे नहीं लगता। हिस्ट्री वाले सवालों में हाँ हो सकता है, हिस्ट्री वाले सवालों में होते हैं, लेकिन इसमें कंटेम्प्रेरी के अंदर मुझे नहीं लगता कोई मैप बन सकता है। मैं क्लासेस की रिकॉर्डिंग, आई डियर डियर आई डोंट नो कि सर उस्मान इसको अलाउ करते या नहीं करते, क्योंकि मैंने उनके प्लेटफॉर्म से ही पढ़ाना है, तो जाहिर जो उनकी पॉलिसीज़ है मुझे उसकी फिर मरियम, उसकी फिर मुझे जाहिर रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं पता वो अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, ये सर ही बता सकते हैं। मैं सर से फिर पूछ के आप लोगों को जो है वो बता देंगे, जब यूं ही हम अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, सारा कुछ उसमें डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्डिंग मिला करेगी। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। देखिए मरियम, आप यू आर माई डियर सिस्टर, आप जब मर्जी मुझे मैसेज करें, कांटेक्ट करें, मैं आपको बिल्कुल आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दिया करूंगी, आपकी क्वेरीज को आंसर कर दिया करूंगी। डू नॉट लेट एनी ऑफ योर क्वेरी रिमेन अनइंटरेस्ट, मेक श्योर जो भी सवाल है रेलिवेंट है इरेलीवेंट है जरूर पूछिए। जी, एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे नाउ। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, एंड टेक केयर। The lecture was very informative and engaging. Thank you, Faiza. Thank you, dear sister. Thank you so much. And take care of yourself, dear students, dear aspirants, and best of luck for your future endeavors. Take care, take care. Okay, dear ones. Allah Hafiz. Guys, ये किसी को पता है ये रिकॉर्डिंग हम कैसे बंद कर सकते हैं? Pause, stop recording.